हाँ भाई, जय हिंद दोस्तों। सो वेलकम बैक टू द क्लास। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। और जो बच्चे भी मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उन्हें मैं बता देता हूँ, ये हम क्लास 11th की पूरी सीरीज़ पढ़ रहे हैं। इसके अंदर एक एक करके हम सारे चैप्टर्स कवर कर रहे हैं और अभी तक हम 4 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। सेट्स, रिलेशन फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड लीनियर इनइक्वालिटी। आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थोड़ा सा बड़ा चैप्टर हमने पिक करा है। ऑफकोर्स एक क्लास में इसको पूरा कराना डिफ़िकल्ट है और अगर मैं कराने की कोशिश भी करूँगा तो थोड़ा सा वीडियो के साथ आप लोगों के साथ ही इनजस्टिस हो जाएगा। तो आई विल ब्रिंग 2 वीडियोज़ ऑन दिस टॉपिक। फर्स्ट, अभी की आज की क्लास में हम पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बेसिक समझेंगे। एंगल मेजरमेंट किस तरीके से होती है, उसकी क्या यूनिट्स वगैरह हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे कि जैसे आज तक तो हम बोलते थे कि साइन 30 डिग्री सिर्फ, या साइन 60, या साइन 90, या साइन 45, उतना ही। पर अगर मैं एंगल्स बड़े कर दूं थोड़ा सा, या फिर नेगेटिव में एंगल्स को ले जाऊं, मैं बोलूं जैसे कि साइन 1040 डिग्रीज कितना होगा, या फिर साइन -60 डिग्रीज कितना होगा, तो उन सब चीज़ों को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, वो सब चीज़ें आज की क्लास में हम समझने की कोशिश कर लेंगे। ठीक है, तो एक एक करके सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। एक बार मैं बता देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है चैप्टर है, या फिर अभी जो 11th-12th में हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, उसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एंगल मेजरमेंट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक चीज़ तो समझते ही हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ट्रायंगल्स की ज्योमेट्री के बारे में पूरी की पूरी पढ़ाई है ना। और अगर मैं किसी भी ट्रायंगल के बारे में बात करता हूँ तो उसके 6 पैरामीटर्स हमारे सामने निकल के आते हैं। 3 उसकी साइड्स होती है जिनको नापने की यूनिट आपको पता ही है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ठीक है, यार्ड, फुट, इंच, बहुत सारी लेंथ्स को नापने की यूनिट ऑलरेडी हमें पता है। और 3 हमारे पास कोई भी अगर ट्रायंगल है तो उसके अंदर एंगल्स भी रहते हैं। ठीक है, पर एंगल को नापने के नाम पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिट अवेलेबल रहती है, डिग्री। जैसे कि हमें ये पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है। हमें ये भी नहीं पता कि 1 डिग्री के अंदर फर्दर क्या है, अगर हम उसे तोड़ना है तो कितने पार्ट्स में हमें तोड़ना है। ठीक है, तो वो चीज़ थोड़ी सी हम समझने की कोशिश करेंगे किसके अंदर, एंगल मेजरमेंट के अंदर। एक कंप्लीटली नई यूनिट भी डिफाइन करेंगे, इट इज़ कॉल्ड रेडियन मेजर, उसके बारे में भी हम समझेंगे। फिर हम पर्टिकुलरली आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या चीज़ है, जैसे लास्ट ईयर तक जिनको आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते थे ना, अब हम उन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलने लगे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हुए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। तो इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हमें पढ़ना है। अच्छा, इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में जैसे, या फिर लास्ट क्लास में मैंने आपको जब रिलेशन फंक्शन बताया तो मैंने वहाँ पे आपको फंक्शन का मीनिंग समझाने की कोशिश करी। मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे कि अगर मैं आपको 100 रुपये दूँ तो आप उसका क्या करोगे। लेट से आपने बोला कि सर 100 रुपये का हम बर्गर खाएंगे। अब अगर तो आपको फंक्शन बनना है तो जब भी आपके अंदर 100 रुपये इनपुट हो, आपको एक ही आउटपुट डिलीवर करना होगा, क्या, आपको बर्गर जा करके खा लेना है। अगर तो कभी ऐसा हो रहा है कि आपको 100 रुपये मिल रहे हैं, कभी आप उसका बर्गर खा रहे हो, कभी आप उससे छोले भटूरे खा रहे हो, कभी आप वो 100 रुपये सेव कर ले रहे हो, यानी कि आप एक ही इनपुट पे मल्टीपल आउटपुट्स डिलीवर कर रहे हो, फिर आप फंक्शन नहीं हो सकते। अब अगर आप साइन थीटा, कॉस थीटा वगैरह की बात करें, अगर साइन के अंदर मैं कभी भी 30 डिग्री डाल दूँ तो आंसर 1/2 ही आएगा। मैं सुबह डालूँ या फिर रात को उसके अंदर 30 डिग्री डाल दूँ, या फिर मैं ब्लू पेन से लिख के डालूँ, या फिर उसके अंदर मैं रेड पेन से लिख करके 30 डिग्री डाल दूँ, साइन के अंदर 30 डिग्री जाएगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। बात समझ में आ रही है। तो क्योंकि ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ये फंक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, इसलिए अब हमें क्या बोलने लगे हैं, हम इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलने लगे हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर पढ़ना क्या है, पढ़ना ये है कि अब जैसे कि 10th क्लास में हमारे सामने ना कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस किस टाइप की थी कि आप सिर्फ 0 से लेकर के 90 डिग्री तक की ही टेबल वो पढ़ते थे। ध्यान है, 10th क्लास में वो एक टेबल होती थी कि साइन 30 इतना, कॉस 30 इतना। हो सकता है कुछ बच्चों ने याद कर लिया कुछ न कुछ ट्रिक्स से, वो मतलब जो भी ये लिखना सीखा हो उसके अंदर। ठीक है, अब वो लिमिटेशन हम हटाना चाहते हैं। जैसे कि हो सकता है मैं आने वाले टाइम में आपसे पूछूं साइन 150 डिग्री कितना है, या साइन 225 डिग्रीज कितना है, तो आपको तो वही 10th वाली टेबल याद है, तो उसी 10th की टेबल की मदद से कैसे आप ये बड़े बड़े एंगल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट हमारा रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है ना, तो लास्ट ईयर आपने कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, 3 आइडेंटिटीज़, तो ऑफकोर्स वो तो यूज़फुल हैं ही,
पर साथ ही साथ यहाँ पे कुछ और आइडेंटिटीज़ के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं, प्रूव दैट के क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन में आइडेंटिटीज़ हमारी किस तरीके से हेल्प कर सकती है, वही सब चीज़ आएगी। ठीक है, ओके। देन फोर्थ पार्ट हमारा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब क्या है? जैसे कि अगर मैं आपसे कभी बोलूं कि लेट से x या फिर 2x + 1 0 के इक्वल है, तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल देते हैं कि x की वैल्यू -1/2 आ रही है ना। अब यहीं पे अगर मैं इसी को इक्वेशन बोलते हैं, अब है ना, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बात करूँ तो मैं बोल सकता हूँ 2 sin थीटा + 1 = 0। तो यहाँ से आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल दोगे, कितनी? -1/2। पर साइन थीटा वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल क्या है यहाँ पर? थीटा। तो थीटा की वैल्यू के चक्रों में जब हम रहते हैं तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके की इक्वेशन जिसके अंदर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखे हुए हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा वगैरह, कुछ भी जिसके अंदर लिखा हुआ है कहीं भी, ठीक है, तो उस तरीके की इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं। इसी के अंदर हम थीटा की वैल्यू डिफरेंट तरीकों से निकालने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो ये अभी सिलेबस में से डिलीट हो चुका है, अगर आप बोलोगे कि भाई अपने को पढ़ना है तो मैं एक अलग से वीडियो के अंदर ये आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, फिर अपना आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसके बारे में अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि अभी ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ये हमें क्लास 12th में जा कर के पढ़ना है। और अगर स्टिल किसी बच्चे को इसे पढ़ने का शौक चढ़ा है तो मैं ऑलरेडी इसकी वीडियो क्लास 12th की प्लेलिस्ट के अंदर डाल चुका हूँ, आप वहाँ से जा कर के इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मेनली अपने पास जो बचे वो ये 3 चीज़ बची। क्या? एक तो हमें एंगल मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है, दूसरा हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, और तीसरा अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ना है। आज की क्लास में हम क्या कवर करेंगे, मैं अभी एक जस्ट आपको बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि मेरे हिसाब से ना पढ़ाते टाइम जो मतलब सीक्वेंसिंग है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। किस सीक्वेंस में मैं आपके सामने क्वेश्चंस रख रहा हूँ, ठीक है, कैसे वो आपको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, किस सीक्वेंस में यहाँ पर टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, दैट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज की क्लास में हम 2 टॉपिक्स टारगेट करेंगे, एक तो एंगल मेजरमेंट और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगली क्लास जो आपके पास मतलब वीडियो के रूप में मेरे साथ आएगी तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बेसिस पे रहेगी। आप सोच रहे होगे कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की व्हाई डू वी नीड अनदर वीडियो। देखो भाई, लास्ट ईयर 3 ही आइडेंटिटी थी, उसी में ही अपने को जो भी क्वेश्चन 5 के 10 पार्ट्स में इतना कष्ट हो गया था। अभी अपने पास लगभग 22 आइडेंटिटीज़ है। ठीक है, और तो आप सोच सकते हो मतलब डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ेगा। ऑल्दो 10th में हमारा सोचने का स्तर थोड़ा सा कम था, अभी वो इम्प्रूव हो चुका है, तो उतना कष्ट नहीं होगा जितना 10th क्लास में होगा, पर कष्ट पक्का होगा। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटीज़ का नंबर थोड़ा सा ज़्यादा है। मैं आपको याद कराने की कोशिश करूँगा 4-4 के पेयर में। ठीक है, और उसके साथ ही साथ क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि वो साथ साथ अपने को याद होती जाए। पर आज की क्लास में नहीं, आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक्स को टारगेट कर रहे हैं, एंगल मेजरमेंट एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है भाई, तो एक एक करके इन सबको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ एंगल मेजरमेंट, इधर मैं एक बार लिख देता हूँ एंगल मेजरमेंट। एंगल मेजरमेंट, देखो वही बात है, अभी मैंने आपको समझाया अभी, जैसे कि अगर मेरे को कभी भी लेंथ नापनी है तो लेट से मेरे को अपनी हाइट नापनी है। ठीक है, तो हाइट किस में नाप सकता हूँ मैं? फीट में नाप सकता हूँ, या इंचेस में नाप सकता हूँ, या सेंटीमीटर्स में भी नाप सकता हूँ। ठीक है, अभी लेट से आपको अपनी बुक की लेंथ ब्रेथ नापनी है, जिस भी नोटबुक पे अभी आप पढ़ रहे हैं, या फिर ये फ़ोन, ऑफकोर्स फ़ोन पे देख रहे हैं तो फ़ोन का आपको स्क्रीन साइज़ अगर नापना है। ठीक है, जैसे वैसे तो आपने देखा होगा। अच्छा, किसी बच्चे को अगर पता है कि जैसे फ़ोन का वो मतलब फालतू बात पूछ रहा हूँ ऑल्दो मैं, जैसे कि ये फ़ोन है और जैसे वो बोलते हैं कि भाई 6.5 इंच की इसकी स्क्रीन है या फिर 5 इंचेस की स्क्रीन है, बट डज इट मीन? तो उसका मतलब होता है कि इसकी जो है डायगोनल लेंथ है ये बेसिकली क्या है? 5 इंचेस है। ठीक है, या फिर जैसे मैं बोलूँ स्क्रीन का साइज़ जो है वो 75 इंचेस है, तो डायगोनल लेंथ बेसिकली उसकी 75 इंचेस होती है। अभी फ़ोन की लेंथ अगर आपको नापनी है तो आप इंचेस की मदद ले सकते हैं, या फिर और बेटर क्या हो सकता है कि आप सेंटीमीटर की मदद ले लें। अपनी नोटबुक की आपको थिकनेस अगर नापनी है तो आप मिलीमीटर की मदद ले सकते हैं। ठीक है, आपके घर से आपको आपके स्कूल का डिस्टेंस नापना है तो आप किलोमीटर की मदद ले सकते हैं।
जैसे क्रिकेट की पिच का साइज हम नापते हैं तो बोलते हैं 22 यार्ड्स की उसकी लेंथ है ना। तो बेसिकली मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लेंथ नापने के लिए अपने पास काफ़ी सारी यूनिट्स हैं, पर एंगल नापने के नाम पे अपने पास सिर्फ घूम फिर के एक ही चीज़ आके बचती है, एंड इट इज़ कॉल्ड डिग्री मेजर। ठीक है, अब जो हमारा एंगल मेजरमेंट है ये दो तरीके से करा जा सकता है। ठीक है, तो एंगल नापने के दो सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, एक सिस्टम का नाम है सेक्साडेसिमल सिस्टम और दूसरे सिस्टम का नाम है सर्कुलर सिस्टम। जो आज तक हम डिग्री मेजर वाला सिस्टम पढ़ते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्साडेसिमल सिस्टम बोलते हैं। एक बार मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, सेक्साडेसिमल सिस्टम। बोल दो, नाम याद करके कोई फ़ायदा नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए चीज़ें वर्क कैसे करती है। मैथ्स में जितनी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन किसी भी चीज़ का नाम याद रखने से। ठीक है, अभी जैसे कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे इसके अंदर जो फॉर्मूले वगैरह रहते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वाला पार्ट, उसके अंदर कुछ टाइप के फॉर्मूले को कंपाउंड एंगल्स बोलेंगे। ठीक है, किसी को हाफ एंगल फॉर्मूला बोलेंगे, पर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उसको यूज़ करना है। समझ रहे हो कि वो वर्क कैसे करता है। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम बेसिकली डील करता है डिग्री मेजर के साथ। पता नहीं, अब मेरे को स्पेलिंग नहीं आ रही, डिग्री मेजर। ठीक है, और इसका सिंबल आपको पता ही है, ऊपर की तरफ हम नॉट लगा के लिखते हैं। जैसे कि 30 डिग्री है तो इस तरीके से 30 नॉट लगा देते हैं ना, 40 डिग्री है तो इस तरीके से 40 नॉट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप जानते हैं। दूसरा जो एंगल मेजरमेंट का हमारा सिस्टम है, इट इज़ कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम। और मैं आपको बता देता हूँ कि आगे चल के जब भी आप मैथ्स पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पढ़नी होगी, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं चाहे जहाँ भी जा रहे हैं, तो अगर कभी भी ट्रिग्नोमेट्री आपके पास आती है, आप एंगल्स के साथ बात कर रहे हैं, तो ज़्यादा प्रेफर्ड सिस्टम रहता है सर्कुलर सिस्टम, क्योंकि ये बेसिकली लेंथ से एंगल को कनेक्ट करके बताता है। किस तरीके से बताता है वो मैं अभी आपको समझा दूंगा। अभी बस एक बार नाम लिख लेते हैं, सर्कुलर सिस्टम। अच्छा, सर्कुलर सिस्टम के अंदर जो एंगल मेजरमेंट की यूनिट है, इट इज कॉल्ड रेडियन, और इसका सिंबल ऊपर इस तरीके से सी लगा के हम करते हैं, या फिर रेडियन भी लिख देते हैं, जैसे कि 30 रेडियन या फिर 2 पाई रेडियन, उस तरीके से हम चीज़ों को लिख देते हैं। आगे बात समझ में। तो इन दो एंगल मेजरमेंट की यूनिट्स के बारे में हमें एक एक करके देखना है। ठीक है, अब देखो डिग्री, वैसे तो आप लोग समझते हो काफ़ी सारी चीज़ डिग्री के बारे में। ठीक है, स्टिल मैं एक बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए थोड़ा सा बताऊँगा। ठीक है, देखो समझो यहाँ पर कि आप ऐसा बोल सकते हो, अगर मैं आपसे बोलूँ 1 डिग्री कितना है, ठीक है, तो हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग प्रिसाइजली ना बता पाएँ, पर मीनिंग सब लोग समझते हैं कि 1 डिग्री कितना होता है ना। कि जैसे मैं बोलूँगा कि 90 डिग्री कितना होता है, सर इतना होता है ना। 180 डिग्री कितना होता है, इतना होता है। ठीक है, 360 डिग्री पूरा होता है। ये सब चीज़ें आप समझते हैं, पर अगर हम स्टिल डेफिनेशन वाइज जाना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम राइट एंगल के 90 इक्वल पार्ट्स कर दें तो 1 पार्ट विल बी कॉल्ड 1 डिग्री। ऐसी ही डेफिनेशन इसकी कुछ मतलब किताबों में दी जाती है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर आप कंप्लीट एंगल के 360 इक्वल हिस्से कर दो तो 1 हिस्सा विल बी कॉल्ड 1 डिग्री। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है, जैसे कि मैंने कहा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है ना। तो 1 डिग्री के अंदर फर्दर क्या है, तो 1 डिग्री को हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और हर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मिनट बोलते हैं। फर्दर हम हर मिनट को डिवाइड करते हैं 60 इक्वल पार्ट्स में, और इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड्स बोलते हैं। आ रही है बात समझ में आपको। पर आपको जो रियलाइज़ करना है वो ये रियलाइज़ करना है कि जो मिनट और सेकंड है, टाइम वाले मिनट सेकंड नहीं है। जैसे कि फर्स्ट टाइम जब मेरे टीचर ने इसके साथ मेरे को इंट्रोड्यूस कराया, तो मैं भी उस टाइम पे सोच रहा था कि भाई हो सकता है सर को ना पता हो, अपने कुछ ना कुछ हम रिलेशन ज़रूर इसका निकाल के देंगे। तो मैं उसके अंदर कैलकुलेशन करता कि भाई धरती 360 डिग्री कितनी देर में घूमती है, तो 1 मिनट में जितना घूम रही होगी वही ये पक्का मिनट है, या फिर 1 सेकेंड में जितना घूम रही होगी उतना ही 1 सेकेंड। आप भी वो सब चीज़ ट्राई करके एक बार देख सकते हैं, बट बस नाम सेम है, ये यूनिट क्या है, कम्प्लीटली डिफरेंट है। ऑल्दो जो सिंबल्स हैं वो भी यहाँ पे किसी ना किसी चीज़ से सिमिलर ज़रूर है। आप लोगों को अगर पता हो तो बताने की कोशिश करना। तो देखो अभी के लिए मैंने आपको क्या बताया कि अपने को क्या पढ़ना है कि 1 डिग्री को हम 60 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, है ना, और हर पार्ट को क्या बोलते हैं, मिनट बोलते हैं। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, वैसे ही 1 डिग्री में 60 मिनट, और 1 सेंटीमीटर में जैसे 10 मिलीमीटर, वैसे ही 1 मिनट में 60 सेकेंड।
आगी बात समझ में, नहीं आगी बात समझ में? 1 मिनट में कितने सेकेंड्स? 60 सेकेंड्स। इसी बात को अगर मैं सिंबॉलिकली लिखना चाहूँ तो डिग्री का सिंबल तो आपको पता ही है, मिनट का सिंबल हम इस तरीके से एक डैश लगा के लिख देते हैं, और अगर मैं 1 मिनट की बात करूँ तो ये किसके इक्वल होगा? 60 सेकेंड्स के इक्वल होगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ये सिंबल फीट का होता है और ये सिंबल इंच का होता है, तो सिमिलर सिंबल यहाँ पे मिनट और सेकेंड्स के लिए भी यूज़ करे गए हैं। आगे बात समझ में, नहीं आगे बात समझ में? ओके, क्लियर है बात? ओके फाइन। अच्छा, मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे नाम सिमिलर क्यों है, मतलब नाम सिमिलर होने का सबसे ज़्यादा रीज़न मेरे को इसके अंदर यही लगता है कि पहले ज़माने में हो सकता है थोड़ा सा नाम और सिंबल्स की कमी रही हो, तो इंटरचेंजेबली 2-3 चीज़ उन्होंने 2-3 जगह पे यूज़ कर रखी है। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही बात समझ में? बाकी इसका कोई भी रिलेवेंस नहीं है टाइम वाले मिनट और सेकंड से, या फिर इन सिंबल्स का कोई भी रिलेवेंस नहीं है इंच या फिर फीट से, ठीक है। अच्छा भाई, तो मेन चीज़ जो आप याद रखोगे वो यही याद रखोगे इस सिस्टम के अंदर कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड और 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट। आगे बात समझ में? चलें आगे? चलो भाई शाबाश। अजीब सी आवाज़ आने लगी मेरी घड़ी में से। फ्रिक्शन की आवाज़ है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, सर्कुलर सिस्टम क्या है? देखो, सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि एंगल सबटेंडेड का मीनिंग क्या होता है। जैसे लेट से आप अभी ये वीडियो फ़ोन पे देख रहे हैं, ठीक है, और मैं आपसे बोलूँ व्हाट इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय दिस फोन एट योर आइज, तो इसके लिए आपको क्या करना है? अपने फ़ोन का एक एक्सट्रीम पॉइंट पकड़ना है और इससे अपनी आँखों की तरफ एक रे ड्रॉ करनी है। आपको अपने फ़ोन का दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट पकड़ना है और इससे आपको अपनी आँखों की तरफ रे ड्रॉ करनी है। अब 2 एक्सट्रीम पॉइंट से आपको अपनी आँखों की तरफ 2 रेज आती हुई दिखाई देंगी। दिस इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय दिस फोन एट योर आइज। आगे ये बात समझ में या नहीं आगी? यानी कि जिस भी चीज़ का आपको एंगल सबटेंडेड कराना है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसके एक्सट्रीम पॉइंट से आप रेज ड्रॉ करेंगे अप टू दैट पॉइंट, और फिर जो 2 रेज के बीच का एंगल होगा इट विल बी द एंगल सबटेंडेड बाय दैट थिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो 1 रेडियन क्या होता है? 1 रेडियन भी इसी तरीके से हम थोड़ा सा समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये अपना एक सर्कल है और सर्कल के अंदर मैंने ये क्या बना लिया? एक रेडियस बना लिया। अब एक रेडियस तो मैं कहीं भी बना सकता हूँ, बट टू कैलकुलेट 1 रेडियन, जैसे कि मैंने बताया ना कि 1 डिग्री क्या है, कि राइट एंगल के 90 इक्वल पार्ट्स कर दो तो 1 पार्ट विल बी कॉल्ड 1 डिग्री, और कंप्लीट एंगल के 360 इक्वल पार्ट्स कर दो तो 1 पार्ट विल बी कॉल्ड 1 डिग्री। बट अगर मेरे को 1 रेडियन डिफाइन करना है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ कि ये भाई एक रेडियस है, आपको दूसरा रेडियस कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है। आप यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी, यहाँ मतलब दूसरा रेडियस आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो जहाँ आपका दिल चाहे, बट यू हैव टू ड्रॉ इट समथिंग लाइक दैट कि जो ये आर्क आए ना, ये आर्क आए इन 2 रेडियस के बीच में, इसकी लेंथ भी किसके इक्वल हो? रेडियस के इक्वल हो। ये तो रेडियस है ही, ये रेडियस और ये लेंथ भी कितनी होनी चाहिए? रेडियस होनी चाहिए। अगर तो ये बात सत्य है तो ये बात भी सत्य होगी क्या कि ये जो सेंटर पे एंगल आ रहा है इसकी वैल्यू कितनी है? 1 रेडियन है। तो अगर मैं इंग्लिश में थोड़ा बोलना चाहूँ तो 1 रेडियन क्या है? तो 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय एंगल सबटेंडेड by an arc of length equal to radius of circle, of length equal to radius of circle at center of circle, क्या मीनिंग हुआ इस बात का? एट सेंटर ऑफ सर्कल। थोड़ी स्पेलिंग में टेढ़ी मेढ़ी लिखता रहता हूँ, उसकी ज़्यादा आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए आई गेस, बट स्टिल हो तो आप डिक्शनरी में स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल एट सेंटर ऑफ सर्कल। अब देखो, ये जो अपनी लेंथ है, ये लेंथ जो एंगल सेंटर पे सबटेंड कर रही है, इसी एंगल को हम क्या बोल रहे हैं? 1 रेडियन बोल रहे हैं। तो एक रेडियस के बराबर लेंथ जो एंगल सेंटर पे सबटेंड करती है, अब ये रेडियस के बराबर लेंथ ऑफ आर्क आ गई,
ठीक है। अब ये सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे, 1 रेडियन बोल देंगे। अब ये इससे अगर हमें सेंटर पे एंगल सबटेंड कराना है तो एक एक्सट्रीम पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करा, दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करा। अब सेंटर की तरफ जो ये दो रेज आ रही है, इन दोनों के बीच का एंगल इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क ऑफ लेंथ r एट सेंटर। ठीक है, आगे बात समझ में। तो रेडियस के बराबर लेंथ जो एंगल सेंटर पे फेंकेगी उसी एंगल को हम क्या बोलेंगे, 1 रेडियन बोल देंगे। आगे बात समझ में, नहीं आगे बात समझ में? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो थोड़ी बात मुझे भी समझा दो। क्या समझाओगे? देखो सिर्फ मेरे को इतनी बात बताओ कि r लेंथ थी तो सेंटर पे एंगल कितना आया, 1 रेडियन आया। अगर मैं बोलूँ 2r लेंथ होगी तो कितना आएगा, 2 रेडियन आ जाएगा। 3r होगी तो कितना आ जाएगा, 3 रेडियन। 4r होगी तो कितना आ जाएगा, 4 रेडियन आ जाएगा। बेसिकली मैं दोनों तरफ उसी नंबर से मल्टीप्लाई करे जा रहा हूँ। जैसे 2r है तो इस तरफ 2 रेडियन हो गया। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि 2 पाई r अगर लेंथ है कोई तो एंगल कितना आएगा, आप समझ पा रहे कि वो 2 पाई रेडियन आएगा। मैंने दोनों तरफ 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। ये बात समझते हैं आप? पर देखो r लेंथ तो इतनी थी, 2 पाई r आप समझ रहे हो कि ये तो पूरा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल ही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 पाई r सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हो जाएगा। यानी कि 2 पाई r तो एक कंप्लीट लेंथ है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है, और इसने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करा है, 2 पाई रेडियन। पर हम तो इसको आज तक कितना बोलते थे, 360 डिग्री बोलते थे। 2 पाई r लेंथ ने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करा, 2 पाई रेडियन सबटेंड करा। पर ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि 2 पाई r तो कंप्लीट एंगल सबटेंड कर देगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, 360 डिग्रीज बोलते हैं, है ना। तो इस हिसाब से ये बात बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि जिसको मैं रेडियन में 2 पाई रेडियन बोल रहा हूँ वो डिग्रीज में कितना है, 360 डिग्री है, क्योंकि 360 डिग्री भी कंप्लीट एंगल है। और 2 पाई r ने भी सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया था, कंप्लीट एंगल सबटेंड किया था, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 2 पाई थी। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ 2 से 2 काट दूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 180 डिग्री किसके इक्वल है, पाई रेडियन के इक्वल है। और ये रिलेशन ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर निकल के आता है। ठीक है, और कुछ पता हो ना पता हो, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि 180 डिग्री किसके इक्वल है, पाई रेडियन के इक्वल है ना। क्योंकि जब आपको कन्वर्जन पता होगा कि कितना क्या चीज़ कितने क्या चीज़ के इक्वल है, तभी आप उन चीज़ों को आपस में कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको याद रखना है। इस बोर्ड पे से और कुछ याद ना रहे तो चलेगा, बस ये जरूर याद रहना चाहिए कि 180 डिग्री किसके इक्वल है, पाई रेडियन के इक्वल है। उसके बाद फर्दर 1 डिग्री में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकेंड। क्लियर हो गई इतनी बात, नहीं हो गई क्लियर? अगर इतनी बात क्लियर है तो मैं एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पर और समझाने की आपको कोशिश करूँगा। ये तो हमने चलो सीख लिया क्या कि r लेंथ से सेंटर पे कितना आ रहा था, 1 रेडियन आ रहा था। तो 2 पाई r लेंथ से कितना आया सेंटर पे, 2 पाई रेडियन आ गया। अगर मैं अदर वे राउंड बात करूँ, बिल्कुल अपोजिट, ठीक है, मैं अब यहाँ पे देखो क्या बोलना चाहता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि 1 रेडियन था तो सरकमफेरेंस पे कितनी लेंथ थी, r लेंथ थी। लेंथ ऑफ आर्क 1 रेडियन से लेंथ ऑफ आर्क कितनी एसोसिएटेड है, r लेंथ ऑफ आर्क एसोसिएटेड है। अगर 2 रेडियन में कर दूं तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। ठीक है, पर अगर मैं बोलूं कि मैं थीटा रेडियन कर दूं तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो जाएगी, यहाँ पे से हो जाएगी थीटा r हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो ये चीज़ भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि ये किसी एक चीज़ का फॉर्मूला है। इट इज़ कॉल्ड लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, थीटा आर। ठीक है, अगर सेंटर पे एंगल क्या है, थीटा है, और ये चीज़ ध्यान रखना वो किस में होना चाहिए, रेडियन के अंदर होना चाहिए। तो जब आप उसे r से मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का एक फॉर्मूला आपने लास्ट क्लास यानी 10th क्लास में भी सीखा था, थीटा बाय में 360 इंटू में 2 पाई आर, वो भी इक्वली करेक्ट है। पर वहाँ पे थीटा डिग्री में रहता था, यहाँ पे थीटा इंटू में आर आपने जस्ट करना है, और यहाँ पे थीटा किस चीज़ में रहेगा, रेडियन के अंदर रहेगा। आई होप बहुत ही सिंपल सी ये सब बातें हैं, आपको क्लियर होती जा रही होंगी। अब देखो इन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे मैं कुछ सवाल आप लोगों को करके दिखाता हूँ। ठीक है, हालांकि सवालों का स्तर बहुत ही नीचे है, बट स्टिल हम थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए ये सब काम यहाँ पर ज़रूर करेंगे। ठीक है, देखो भाई चलते हैं आगे। देखो सवाल नंबर 1 यही है कि आपको ये सब एंगल डिग्री में रेडियन में कन्वर्ट करने।
कन्वर्ट टू रेडियन। देखो आज तक हम बहुत सारे एंगल्स के साथ डील करते थे ट्रिग्नोमेट्री में, अभी एक नई एंगल मेजरमेंट की यूनिट आई है रेडियन। तो एक बार देखते हैं ना कि ये सब एंगल रेडियन में किस तरीके से दिखाई देते हैं, है ना। तो देखो भाई यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स लिख लेता हूँ। सबसे पहले उन्हीं एंगल्स को मैं लिखता हूँ जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा माथापरची करते थे 10th क्लास में। यही सब एंगल थे, एक 0 डिग्री भी था उसमें से, और कुछ मैं एक्स्ट्रा भी लिख देता हूँ थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए, 150 डिग्रीज, देन लेट्स से -225 डिग्री। अब यहाँ पे नेगेटिव आ गया, नेगेटिव का क्या मीनिंग है अभी उस सवाल पे मैं आऊँगा तो वो भी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम बड़े इजी तरीके से इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। देखो मेरे को ज़्यादा कन्वर्ट करना तो आता नहीं है कि भाई इससे मल्टीप्लाई करो, ये करो, वो करो, पर मेरे को एक चीज़ ज़रूर पता है, क्या कि 180 डिग्री किसके इक्वल है, पाई रेडियन के इक्वल है। ये बात आप लोगों को पता है। अब अगर मैं थोड़ा सा यूनिटरी मेथड कर लूँ इस्तेमाल तो 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, पाई ओवर 180। 180 को इधर सरका दिया, इतना समझे आप लोग। और अगर अब मेरे को 30 डिग्री की वैल्यूज चाहिए तो मैं दोनों तरफ कितने से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो ये कितना हुआ, 30 इंटू में पाई बाय में 180 रेडियन। तो थोड़ी सी आप यहाँ पे कटिंग वगैरह करोगे तो 3 से 18 कट गया, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, बेसिकली पाई बाय 6 रेडियन के इक्वल आ रहा है। और ये बात समझ में, किसके इक्वल आ रहा है, पाई बाय 6 रेडियन के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब यहीं पे मेरे को ये तो पता चल गया है कि 1 डिग्री इतना है तो 30 डिग्री इतना होगा। अगर मैं 45 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहूँ तो दोनों तरफ 45 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो 45 इंटू में पाई ओवर 180। आपको 45 की टेबल आती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज 5 की तो पक्का आती होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 5 की टेबल से इसको काटो, 9 पे गया, 5 की टेबल से इसको काटो, कितने पे गया, 36 पे गया। अब 9 4 जा 36, ये तो मतलब कोरिया का छोटा सा बच्चा भी बता देगा। तो ये मतलब 45 डिग्रीज किसके इक्वल आ गया यहाँ पर, पाई बाय 4 के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया, पाई बाय 4 के इक्वल आ गया। और ये बात समझ में आप लोगों को। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसकी, 60 डिग्रीज की, तो 60 डिग्री किसके इक्वल है, 60 इंटू में पाई ओवर 180, ठीक है। अब थोड़ा 0 से 0 यहाँ पे 6 से 18 तो कितना आ गया, पाई बाय 3 रेडियन आ गया। और ये बात समझ में। इसी तरीके से आप आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 2 रेडियन, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 पाई बाय 6 रेडियन। अच्छा आप बोलोगे सर आप इतना फास्ट कैसे कर देते हो, ठीक है। देखो उसका मतलब तरीका है। क्या तरीका है, जैसे कि मेरे को पता है क्या नाम है, 45 डिग्री किसके इक्वल है, पाई बाय 4 के इक्वल है। तो 45 का डबल कितना होता है, 90, यानी कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ से यहाँ आने पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना बन जाएगा, पाई बाय 2 ही बन जाएगा। सो इट इज़ अप टू यू कि आप इसको कैसे ऑपरेट कराना चाहते हो। मैथ्स के लॉजिक कभी भी बदलते नहीं है, कंडीशन वो है कि आप सही तरीके से उसका इस्तेमाल करो। आप कभी भी दोनों तरफ कुछ ऐड कर सकते हो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, गिवन दैट कि आप उसे सही तरीके से कर रहे हो। अब ऐसा नहीं आप दोनों तरफ 0 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो। समझ रहे हो इस बात को या नहीं समझ रहे। हमारा पर्पस सॉल्व होना चाहिए। करने को तो कर सकते हो, कर दो भाई दोनों तरफ 0 से मल्टीप्लाई, 0 = 0 आ जाएगा, पर उससे क्या अपना 90 डिग्री निकलेगा, नहीं निकलेगा। समझ रहे हो इस बात को, नहीं समझ रहे। अब ऐसे ही 150 है, तो मेरे को पता है कि 30 का 5 गुना 150 होता है, 5 3 जा 15, तो यहाँ पे भी कितना होगा, 5 गुना ही होगा। समझ रहे हो, 5 पाई बाय 6 आप निकाल के देख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ से आप 150 की वैल्यू निकालोगे तो 150 डिग्री कितना आएगा, 150 इंटू में पाई बाय में 180, है ना। 0 से 0 कट गया, 3 की टेबल से काट लो। अब इसे कितने पे गया, 5 पे, कितने पे गया, 6 पे, तो कितना आया, 5 पाई बाय 6 रेडियन आया। अच्छा देखो, एज कन्वेंशन हम मानते हैं कि अगर सिंबल नहीं भी लिखा ना तो जो यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या रहेगी, रेडियन ही रहेगी। जैसे कि अगर कहीं पर मैंने ये सिंबल नहीं भी लिखा तो भी आपको समझ में आना चाहिए कि ये वैल्यू किसके अंदर लिखी है, रेडियन में ही लिखी है। पर अगर डिग्री है तो ऑफकोर्स आपका मतलब वहाँ पर डिग्री का सिंबल लिखना थोड़ा सा बनता है। आगे बात समझ में, नहीं आगे बात समझ में, लिखना तो खैर रेडियन भी चाहिए, पर अगर नहीं लिखोगे तो भी मतलब सामने वाला बंदा समझ जाएगा। अच्छा नेगेटिव का क्या चक्कर है, तो देखो यहाँ पे चक्कर वक्कर कुछ नहीं है, ठीक है।
अब अगर आपको नेगेटिव 225 डिग्रीज की वैल्यू निकालनी है तो जैसे यहाँ पे करा वैसे ही मतलब इसके अंदर भी आप कर सकते हो। बस आपको क्या करना होगा, नेगेटिव 225 से मल्टीप्लाई करना होगा दोनों तरफ। पर आप सोच रहे हो सर एंगल नेगेटिव में कैसे हो सकता है? भाई वैसे ही एंगल नेगेटिव में हो सकता है जैसे कि लेंथ नेगेटिव में होती थी। सर क्या बात कर रहे हो, लेंथ कभी नेगेटिव में थोड़ी ना होती है। देखो पर आपने सुना तो है ही ना कि जैसे कि -4 अगर कभी आ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि जैसे कि चलो एक बार इसको सॉल्व कर दूं पहले। तो 45 की टेबल से काट रहा हूँ, अभी आप करके देख लेना बाद में। तो ये कितना आ गया, -5π/4 आ गया। देखो अगर कभी भी लेंथ नेगेटिव आ रही है, कोई भी चीज़ नेगेटिव आ रही है, तो उसका सिंपली मीनिंग ये होता है कि उसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया। मैंने पहले भी कई बार आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर मैं बोलूँ कि लेट से कि आपको -5000 का प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब क्या है कि आप अपोजिट डायरेक्शन में प्रॉफिट करके बैठे हैं, आप लॉस करके बैठे हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ किसी टावर की हाइट -20 आ रही है, इसका मतलब वो हाइट नहीं आ रही, वो डेप्थ आ रही है, मतलब धरती के नीचे चले गए आप। ठीक है, सो अगर कभी भी कोई चीज़ नेगेटिव आ रही है इसका मतलब उसका डायरेक्शन क्या हो चुका है, रिवर्स हो चुका है। ठीक है, अब यही चीज़ हम देखो नंबर लाइन में जब हम समझते थे तो हम क्या समझते थे, नंबर लाइन में हम बोलते थे कि अगर कोई भी चीज़ ये लेट से अपना क्या है 0 है, और अब इस नंबर लाइन के अंदर जो भी चीज़ राइट में मूव करेगी वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। जो भी चीज़ लेफ्ट में मूव करेगी वो क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। यही बात हम करते थे भाई कि नंबर लाइन के जो भी चीज़ राइट में है वो पॉजिटिव है, जो भी लेफ्ट में है वो क्या है, नेगेटिव है, और जो 0 पे ही है वो क्या है, फिर वो 0 ही है ना। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन एक सीधी 1 डायमेंशनल लाइन होती थी जिसपे आप या तो इधर जा सकते हो या तो इधर जा सकते हो। ठीक है, अब जैसे ही 2D प्लेन आया तो हमने चीज़ों को और करा क्या कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, नीचे की तरफ नेगेटिव है। अब एंगल मेजरमेंट की बात चल रही है तो एंगल तो लेफ्ट राइट घूम के मेजर नहीं होता है, एंगल गोल गोल घूम के मेजर होता है। या तो ऐसे घूमोगे, ऐसे, दो ही डायरेक्शन है घूमने के। तो एक को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, दूसरे को नेगेटिव मान लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ वो यही है कि जनरली हमारा ये क्या है, क्वाड्रेंट सिस्टम है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से हम जनरली सारे एंगल्स को नापते हैं। अब यहाँ से अगर कभी भी आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हो, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। और अगर यही रेफरेंस से मैं अगर क्लॉकवाइज मूव करता हूँ तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। अब सुनने में उल्टा लगता है वैसे कि भाई क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लेते, ज़्यादा बढ़िया रहता है ना, पर होता ऐसे ही है। और इसका कोई मतलब लॉजिक नहीं है। अगर आप बोलो कि नंबर लाइन में राइट में ही क्यों पॉजिटिव है, ठीक है, या जो अपना कार्टेशियन प्लेन होता है उसके अंदर ऊपर की तरफ ही क्यों पॉजिटिव है, ठीक है, नीचे की तरफ भी पॉजिटिव होते काम चल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर एक कन्वेंशन हमने पकड़नी थी तो वो ये कन्वेंशन हमने ले रखी है कि एंटी क्लॉकवाइज विल बी ट्रीटेड पॉजिटिव, क्लॉकवाइज विल बी सीन एज नेगेटिव। आगे बात समझ में, नहीं आगे बात समझ में? तो यहाँ पे भी नेगेटिव का मतलब यही था कि -225 डिग्री तो है, पर कैसे मेजर कर रखा है, क्लॉकवाइज मेजर कर रखा है। बाकी के ये सभी एंगल्स कैसे थे, एंटी क्लॉकवाइज मेजर्ड थे। आगे बात समझ में, नहीं आगे बात समझ में? आगे तो चलूँ आगे फिर? चलो भाई शाबाश। कन्वर्ट टू रेडियन, आगे चलते हैं। अगला सवाल है कन्वर्ट टू डिग्री। क्या सवाल है, कन्वर्ट टू डिग्री। कन्वर्ट टू डिग्री, ज़्यादा देर नहीं पढ़ाऊंगा, बस 1.5 घंटे की या मतलब 1.25 घंटे की क्लास रहेगी। ठीक है, उतने में मेरे को लगता है कि जितनी चीज़ें मेरे को बतानी है उतना हमारा हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मैं आपको आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है। ठीक है, तो आराम आराम से समझेंगे तो हम सारी चीज़ आराम से सीख लेंगे। ठीक है, कन्वर्ट टू डिग्री। अब देखो वैसे तो डिग्री में कन्वर्ट करने की कोई ज़्यादा सेंस नहीं है। क्यों सेंस नहीं है? क्योंकि अब ज़्यादातर एंगल भाई होते हैं यूज़ रेडियन में। ठीक है, जैसे जैसे आप हायर स्टडीज़ में जाओगे ज़्यादातर चीज़ें आप रेडियन में मेजर करोगे। पर क्योंकि अभी जस्ट ये हमारे साथ रेडियन मेजर का मतलब क्या बोलते हैं, फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई है, तो बस इसको हर तरफ से हम देखना चाहते हैं, तो एक बार डिग्री में भी कन्वर्ट करके यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो कुछ सवाल ले लेते हैं। लेट से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, लेट से 330 नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 9π/4 रेडियन, या फिर लिख देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं 5π/3 रेडियन। ठीक है, या फिर लिख देते हैं लेट से 4 रेडियन, और लेट से लिख देते हैं 5 रेडियन। ठीक है,
अब एक बार समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जानकारी तो हमेशा ही हमारे पास बहुत ही लिमिटेड रहती है। तो देखो मैंने आपको बताया था क्या कि पाई रेडियन और 180 डिग्री एक ही चीज़ होती है। पाई रेडियन और 180 डिग्री एक ही चीज़ होती है। देखो यहाँ समझाया था मैंने 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। तो देखो अब यहाँ पे मेरे को डिग्री की वैल्यूज कैलकुलेट करनी थी, तो मैंने 1 डिग्री की वैल्यू निकाल ली कि पाई बटे 180 है। फिर 30 डिग्री चाहिए था तो दोनों तरफ 30 से, 45 चाहिए था तो दोनों तरफ 45 से। अभी मैं क्या काम कर रहा हूँ, मेरे को रेडियन की वैल्यू निकालनी है, तो मैं 1 रेडियन कैलकुलेट कर लेता हूँ। किसके इक्वल है, तो 180 ओवर पाई के इक्वल है। ठीक है, 180 ओवर पाई के इक्वल है। ठीक है, अब मेरे को कितने की वैल्यू चाहिए, मेरे को चाहिए 9 पाई बाय 4 की वैल्यू। तो दोनों तरफ मैं 9 पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 9 पाई बाय 4 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो पाई से तो पाई का काम हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये 4 की टेबल से इसको काट लो तो 45 पे चले जाएगा। तो 45 9 जा 405 डिग्रीज। आगे बात समझ में, तो ये कितने डिग्री हो गया, 405 डिग्री हो गया। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और है, क्या 405 डिग्री कि भाई ये सब जो एंगल है ना, ये मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप के हैं, तो अगर आप इन्हें याद कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ज़्यादा बेटर क्या रहेगा, आपको करने ही पड़ेंगे याद। मैंने कैसे याद किए थे, देखो 180 क्या था, पाई था, तो उसका आधा कर देंगे तो 90, तो क्या हो गया, पाई बाय 2 हो गया। अब देखो 30 60 कैसे करे थे, 30 में पाई बाय 6 यानी कि 6 आता है, और 60 में पाई बाय 3 यानी कि अपोजिट आता है। आपको 10th क्लास में भी याद होगा कि sin 30 cos 60 की वैल्यू कुछ ऐसे इंटरचेंज वगैरह चलती रहती थी। तो यहाँ पे क्या है, 30 के अंदर क्या है, पाई बाय 6। हालांकि ये उससे रिलेटेड नहीं है, जस्ट याद करने के लिए बता रहा हूँ। 30 पाई बाय 6 है और 60 कितना है, पाई बाय 3 है, और ये सेंटर में है 45 डिग्री, तो ये कितना हो गया, पाई बाय 4 आ गया। आगे समझ में, नहीं आगे समझ में, तो ये समझने का भी, अगर समझ में आए तो आए, नहीं आए तब भी ये याद तो आपको करना ही होगा। ठीक है, चलूं आगे, चलो भाई शाबाश। अब जैसे 5 पाई बाय 3 की वैल्यू निकालनी है, तो अब कि आप क्या करोगे, दोनों तरफ 5 पाई बाय 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे, या आप ही निकाल के दिखाना। ठीक है, तो ये आपके लिए छोड़ता हूँ, ये मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब इस प्रॉब्लम का लेवल ठीक है, इस तरीके का सवाल आपके पेपर में आएगा भी। ठीक है, देखो अब की बार यहाँ पर एक तो इस सवाल में हमें बता रखा है कि पाई की वैल्यू 22/7 है। अब की जैसे अब आप थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हो ना, तो जब तक पाई की वैल्यू वो ना देना, पाई की वैल्यू डालना मत। जैसे कि यहाँ पे इन लोगों ने मेरे को पाई की वैल्यू नहीं दी थी, मैंने कहीं नहीं डाली। ठीक है, और वैसे भी अगर पाई एक इर्रेशनल नंबर है, न्यूमरेटर में हो तो उतना कष्ट नहीं देता, डेनोमिनेटर में कभी भी इर्रेशनल नंबर होगा तो कष्ट देगा। इसीलिए 9th क्लास में आपने टॉपिक पढ़ा था रैशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर, इर्रेशनल नंबर को डेनोमिनेटर से हटाओ। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे भी है, हो सकता है यहाँ भी इर्रेशनल नंबर जो हमारा पाई हो डेनोमिनेटर में आता हो, तो उसकी वैल्यू डालने के लिए अपने को इन्होंने बोला है। और आंसर ऐसा वैसा नहीं चाहिए, जैसे कि लेट से एक तो मैं, जैसे कि जहाँ भी आप बैठ के पढ़ रहे हो, लेट से आपकी टेबल की लेंथ मैं कैलकुलेट करके बताऊँ कि इट इज़ 1.537 मीटर्स, और दूसरा उसी बात को मैं क्या बोलूँ कि ये है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर एंड 7 मिलीमीटर। ठीक है, ठीक है, तो वो भी मैं बोल सकता हूँ आपको। ठीक है, सॉरी, तो वो बात भी मैं आपको बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर भी ये उसी तरीके की चीज़ें हमसे चाहते हैं। क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप आंसर दो इतने डिग्री, देन इतने मिनट्स, देन इतने सेकंड, मतलब प्रॉपर पूरा आंसर चाहिए। ठीक है, तो कैसे ये प्रॉपर हम आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, वो एक बार हम यहाँ पर देखते हैं। देखो जानकारी तो उतनी है क्या कि पाई रेडियन किसके इक्वल, 180 डिग्री के इक्वल। सो 1 रेडियन किसके इक्वल, 180 बाय पाई के इक्वल। सो 4 रेडियन किसके इक्वल होगा, 4 इंटू में 180 बाय पाई के इक्वल। आइए बात समझ में। अब ये इतने डिग्री आ चुका और ये सही आंसर है, पर मैंने आपको बताया ना कि आंसर पूरा सिंप्लीफाइड होना चाहिए, और उन लोगों ने अब की बार तो खैर पाई की वैल्यू डालने के लिए भी बोला है। तो ये कितना होगा, 180, और यहाँ पर 22, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो ये थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये 7 4 28 को किससे मल्टीप्लाई करना है अपने को, 18 से करना है, पर ये कट रहा है उससे पहले, तो इसको 2 से काट लो, इसको 11 से काट लो। तो अब थोड़ा सा आसान हो गया, 36 को 7 से करना है। ठीक है, तो 36 7 215,
सही करा ना 30 नहीं करके देख लेते हैं 36 7 जा 6 7 जा 42 7 2 5 2 0 अपॉन में 11। आगी बात समझ में नहीं आगी बात समझ में पक्का। अब देखो इतना आंसर भी हमारा आ चुका है और ये कोई गलत आंसर नहीं है, ये भी करेक्ट आंसर है। पर बस दिक्कत की बात यहाँ पर इस आंसर के अंदर ये आ चुकी है कि ये मतलब प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर जैसे कि लेट से आप कोई दुकान पे पेन खरीदने जाओ, आप बोलो अंकल ये पेन कितने का, तो अंकल आपको लेट से जवाब देते हैं कि इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1728, ठीक है। तो मतलब आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि अंकल यार सीधे सीधे बताओ ना यार कितने का पेन है ना। तो अभी इन लोगों का भी ये आंसर देख करके दिमाग खराब हो रहा है, ठीक है। सो यू हैव टू गिव अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दिस, ठीक है। तो हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, बोल रहा है 2520 को 11 से डिवाइड करना, तो कर दो। यहाँ पे मैं रफ में करके दिखा रहा हूँ 2520 को 11 से डिवाइड। तो 2 पे गया कितना आया 22, यहाँ पे बचा 32, अगेन 2 पे गया कितना आया 22, यहाँ पे बचा 100, कितने पे गया 9 पे, यहाँ आया 99 और रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। सो ये जो बात यहाँ पर लिखी है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि डिवाइड करने पे 229 तो हमें कंप्लीट डिग्री मिल गए, प्लस 1 ऑफ 11 डिग्री हमारा बच गया, 1/11 डिग्री हमारा क्या हो गया, बच गया। समझ रहे हो आप इस बात को? अगर नहीं भी समझ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम लोगे वापस सेम आ जाना है। पर मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि जो हमारा मतलब कि ये पूरा इतना तो पूरा कार्यक्रम है, ठीक है। ये तो मतलब फुल 11 से अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो कितने 229 चीज़ें तो आपके पास पूरी आ जाएंगी, 11 के सेट्स, पर एक आपके पास एलिमेंट आउट ऑफ 2520 बच जाएगा, ठीक है। कितने में से? 11 में से। आगे बात समझ में? तो इसको ऐसे लिखा, अगर ऐसे आप नहीं भी समझते तो बचपन में आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सो 2520 कैन बी रिटन लाइक दिस, ठीक है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और इसके नीचे क्या लिख रहे हैं लोग? 11। तो यहाँ पे हमने नीचे क्या लिख दिया? 11। अब अगर आप स्प्लिट करोगे इसको तो वही आ जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ी आसान भाषा में वहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा था कि 229 पूरा आ गया अपने पास और 1 आउट ऑफ 11 अपना क्या है, बच गया है, ठीक है। अब देखो सवाल अभी पूरा नहीं होता, कैसे कि आप ऐसा, मेरे को कोई बोलेगा कि भाई ये तो मतलब कुछ फ्रैक्शन ऑफ डिग्री बच गया, इसको आप मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मैं कहूँगा कि एक डिग्री में 60 मिनट्स थे, सो 1/11 डिग्री में कितने मिनट्स होंगे? वो बोलेगा 60/11 मिनट्स हो जाएंगे। सो यानी कि जिसको आप ये बोल रहे हो उसको क्या लिखा जा सकता है? दिस थिंग कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक 229 डिग्री प्लस 60/11 मिनट्स, यानी कि 1/11 डिग्री को मैंने क्या लिख लिया? 60/11 मिनट्स लिख लिया। अगेन दे आर आस्किंग अस टू डिवाइड दिस थिंग, तो 60/11 तो 5 पे चला गया 55 और रिमाइंडर भी 5 ही आ गया। सो मैं बोल सकता हूँ कि इट इज 229 डिग्री प्लस 5 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स आ गए प्लस 5/11 मिनट अपना बच गया। आ गया समझ में? पर अब हम क्या जानते हैं कि एक मिनट में 60 सेकेंड है। नो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, तो 5/11 मिनट्स में कितने हो जाएंगे? 5/11 इंटू में 60 सेकेंड्स। तो ये कितना हुआ? 229 डिग्री प्लस 5 मिनट्स प्लस 300/11 सेकेंड्स। ओके, अब फर्दर आपने को इससे आगे की कोई यूनिट पता नहीं है तो हम इसे लिख सकते हैं 229 डिग्री प्लस 5 मिनट्स प्लस ये कितना हो रहा है 27.27 सेकेंड्स। और क्योंकि पूरा नहीं जा रहा है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? अप्रॉक्सीमेटली। आ गया समझ में? सो ये जो अपना 4 रेडियन इतना छोटा दिख रहा था वो डिग्री में इतना यहाँ पर हमें कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। 229 डिग्री 5 मिनट्स एंड 27.27 सेकेंड्स। आई होप ये समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से आप 5 रेडियन का खुद से कैलकुलेट करना और आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बार लिख करके बताना। आपकी बुक का ही सवाल है, ठीक है। चलें आगे। अब ठीक है भाई, ये अच्छा मैंने आपको बताया क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का। अच्छा, एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे और इससे रिलेटेड मैं कराना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये लोग अपने को बोले, क्या बोले कि लेट्स से कि एक अपना ट्राइंगल है, ठीक है।
जिसका एंगल ए दिया है लेट से 30 डिग्री, एंगल नहीं एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके 4 एंगल्स हैं ऑफकोर्स, तो एंगल ए इतना है, एंगल बी इतना है, और एंगल सी इज टू एंगल डी का अपने को रेशियो दे दिया इन्होंने, ठीक है। ये 90 नहीं दिया, लेट्स से ये दिया है π/2, ठीक है। और C इज टू D का अपने को रेशियो दे दिया कितना, लेट से ये रेशियो दे दिया 2:3 का, और हमको बोल रहा है कि इस ट्राइंगल के सभी एंगल्स को निकाल के दिखाओ इन रेडियन, कि रेडियन में कितने कितने हैं। आगे बात समझ में, नहीं आगे बात समझ में? चलो भाई, तो एक बार यहाँ पर इनको सॉल्व करने की हम कोशिश कर लेते हैं। मैं बस ये एक बार रेशियो का कंफर्म करा था, 1:3 का कर लो यार ये रेशियो ना। चलो भाई, अब देखो यहाँ पे हमें तो ये पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सेज दैट कि सभी एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। तो इसको 30 डिग्री लिख लिया, ये π/2 था तो π/2 लिख लिया, ठीक है। और ये 1:3 का रेशियो था तो इसको x मान लिया और इसको 3x मान लिया। अब देखो π/2 रेडियन में, ये डिग्री में है, अब ये भी पता नहीं क्या चीज़ में, लेट से डिग्री में ही ले लेते हैं इसको, और ये भी डिग्री में है। तो अब एक काम करते हैं, हर चीज़ को डिग्री में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, तभी बात बन पाएगी। सो π/2 रेडियन किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के, और ये कितना हो जाएगा 4x डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। अब 120 हो गया, 120 को उधर ले जाओ तो कितना हो गया 240 हो गया। अब इसको डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 60 डिग्रीज आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 60 डिग्रीज आ गई, ठीक है। वंस x की वैल्यू आपको मिल गई है तो आप 3x की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, कितनी हो गई 180 डिग्री हो गई। कितनी हो गई 180 डिग्री, यहाँ पर अपने पास ये आ गई है। आगे ये बात समझ में या नहीं आगे बात समझ में? ऑल्दो अब ये 180 डिग्री आ गई है तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बन पाएगा, ये तो ट्राइंगल ही अपना कुछ बन जाएगा, ठीक है। बट स्टिल इट इज़ व्हाट इट इज़। अभी मैंने वो ऐसी रैंडम क्वेश्चन क्रिएट किया था तो हो सकता है उस वजह से दिक्कत है, ठीक है। पर अब यहाँ पे अपने को क्या टास्क है कि एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री आ गई, एंगल सी की कितनी आ गई 60 डिग्री आ गई, और एंगल डी कितना अपना ये है 180 डिग्रीज है ना, ये कितना अपना 180 डिग्रीज है, ठीक है। और एंगल बी तो चलो ऑलरेडी किसमें है, रेडियन में है। तो इसका तो आपको याद रहना चाहिए कितना है π/6 है, इसका भी याद रहना चाहिए π/3 है, और 180 डिग्री यानी कि पाई रेडियन ये भी याद ही रहना चाहिए। तो थोड़े आसान वाले आ गए, अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता, यहाँ पर थोड़ा कन्वर्ट खेलना पड़ता, तभी जा करके हम उन सब चीज़ों को कन्वर्ट कर पाते हैं। आगे बात समझ में? तो इस तरीके के आसान सवाल कुछ मतलब कि जस्ट है तो रेडियन डिग्री, बट हल्का सा उसे कॉम्प्लिकेट करके पूछना वो चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। एक दो सवाल और देखते हैं। देखो मैंने लेंथ ऑफ आर्क के बारे में आपको बताया कि लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वल है, थीटा इंटू में आर के इक्वल है, ठीक है। जहाँ पे थीटा किसके अंदर रहना चाहिए, रेडियन के अंदर रहना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वल है, थीटा इंटू में आर के ये इक्वल होता है, ठीक है। दिख रहा है ना उधर से, ठीक है भाई। तो थीटा इंटू में आर के ये इक्वल होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसी के बेसिस पे कुछ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या सवाल, देखो भाई, ये बोल रहा है कि ये एक पेंडुलम है और ये इसका जो भी है ये बॉब है, और ये इस तरीके से ये स्विंग हो रहा है। अगर तो ये लेंथ ऑफ पेंडुलम जो है, लेट से ये है 20 सेंटीमीटर, और ये सेंटर पे कितना एंगल दे रहा है, 30 डिग्रीज एंगल दे रहा है। सो ये लेंथ ऑफ आर्क आपसे पूछी गई है कि लेंथ ऑफ आर्क कितनी रहेगी। आ गया सवाल समझ में? तो अब देखो काफ़ी ये आसान सवाल है। आप बोलोगे सर लेंथ ऑफ आर्क तो थीटा इंटू में आर होगा, ठीक है। पर मैं फिर आपको याद दिलाऊंगा कि ये थीटा किस चीज़ में लेना है, रेडियन में। आप कहोगे सर पहले से याद है, और 30 डिग्री अगर आप बोल रहे हो तो ये 30 डिग्री है ही नहीं, ये तो कितना है π/6 रेडियन है। 3-4 चीज़ आपको हमेशा याद रहनी चाहिए कि 30 डिग्री किसके इक्वल है, π/6 रेडियन के इक्वल है। 45 डिग्री किसके इक्वल है, π/4 के इक्वल है ना। और 60 डिग्री किसके इक्वल है, π/3 रेडियन के इक्वल है, ठीक है। 90 का याद रह जाए तो और बढ़िया कि ये किसके इक्वल है, π/2 के। याद रह क्या जाए, याद रहना ही चाहिए, ठीक है। तो अब आप कहोगे सर ये एंगल तो अपने को पता चल गया π/6 है, और रेडियस कितना है 20। आप कहोगे सर रेडियस 20 कैसे ले रहे हो आप, ठीक है। देखो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करो
तो ये जो भी सिस्टम है ये एक्चुअली सर्कल का ही एक पार्ट है। कैसे? देखो, अगर आप इसको इस तरीके से पूरा कर लो तो ये क्या सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 20 है, और ये लेंथ ऑफ आर्क हमसे पूछी गई है। आ गया समझ में? नहीं आ गया समझ में? ओके फाइन। सो अब यहाँ पे जितनी कैलकुलेशन हो आप कर सकते हैं। तो ये कितना होगा 10 π/3। अगर ये सेंटीमीटर में था ये भी सेंटीमीटर में ही डाल देना। ज़्यादा होशियार बन के पाई की वैल्यू रखने की गलती मत करना जब तक ना बताइए। आ गया समझ में? सो लेंथ ऑफ आर्क क्या हो गई अपनी थीटा इंटू में आर हो गई। एक और सवाल पूछ रखा है। मैं अभी यहाँ पे इंग्लिश आज मैंने नहीं लिखी है क्योंकि बहुत ही रॉ क्लास है आज की हमारी, जिसके अंदर मैं जस्ट कुछ चीज़ें आपको सिखाना चाहता हूँ। एज सच मतलब कोई बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट जस्ट टू मेक यू कंफर्टेबल, क्योंकि इन सवालों में से तो एग्ज़ाम में बहुत ही कम सवाल मेरे को लगता है पूछे जाएंगे, पर इसका इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री सीखने में ये क्लास बहुत ही हेल्प करेगी। अगले साल आप पूरी कैलकुलस के 5 चैप्टर, एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, वेक्टर का, 3D का, तो लगभग आप 8 चैप्टर मान के चलिए, जो कि पूरे के पूरे नहीं, पर ट्रिग्नोमेट्री उसके अंदर बहुत ज़्यादा टांग अड़ा रही होगी। ठीक है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इस साल नहीं सीखोगे अगले साल सीखोगे, सीखनी जरूर पड़ेगी। ठीक है, आप स्किप नहीं कर सकते इसे कि भाई हम आइडेंटिटी याद ना करें या फिर ये तो हम निकाल के देख लेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें मतलब आपको काफ़ी हेल्प करेंगी अगर आप इन्हें अभी से याद कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा भाई देखो क्या बोल रहे हैं कि 2 सर्कल थे। ठीक है, ये 2 सर्कल है अपने पास और आर्क्स ऑफ इक्वल लेंथ, हमने यहाँ पे एक लेंथ ऑफ आर्क ली, इसने यहाँ पर लेट से 30 डिग्री सबटेंड किया है। सेम लेंथ ऑफ आर्क ने यहाँ पर सबटेंड कर दिया लेट से 75 डिग्रीज। ठीक है, इसका रेडियस है कैपिटल आर, इसका रेडियस है स्मॉल आर। ठीक है, आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, ये आर्क है, लेट से इसकी लेंथ एल है। आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड 30 डिग्री एंड 75 डिग्री एट सेंटर ऑफ 2 सर्कल्स। आगे समझ में? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। ठीक है, अब देखो इन लोगों ने जो कहा मैं इन्हीं की बात पे ही रुकूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने बोला कि इसकी लेंथ ऑफ आर्क और इसकी लेंथ ऑफ आर्क इक्वल है। अभी मैंने सीखा कि लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वल है, थीटा इंटू में आर के इक्वल है। तो मैंने कहा थीटा इंटू में आर इज इक्वल्स टू थीटा इंटू में, या लेट से थीटा डैश इंटू में आर। अब यहाँ पे थीटा कितना है 30 डिग्री है और आर तो चलो आर ही है, और यहाँ पे थीटा कितना है 75 डिग्री है और आर तो कितना है चलो आर ही है। आप कहोगे सर थोड़ा सा अपने दिमाग को सेंटर में ले आओ, थीटा हमें रेडियन के अंदर डालना था। तो मैं आपसे 2 बात कहूँगा। पहली बात कहूँगा कि सर से तमीज़ से बात करो, और दूसरी बात ये याद दिलाऊंगा कि कर देता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं है, कि 180 डिग्री किसके इक्वल है, पाई रेडियन के इक्वल है। सो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई बाय में 180 के, है ना। सो 30 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए उसे पाई बाय में 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। लो मैंने कर दिया। और 75 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए भी इसको पाई बाय में 180 से, पर क्या कुछ फ़ायदा हुआ? नहीं, पाई बाय 180 से पाई बाय 180 कैंसिल ही हो गया। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पे आप आर बाय आर की रेशियो कैलकुलेट करना चाहो तो कोई उतना दिक्कत की बात नहीं है। 75/30, तो अगर जो भी है ये मतलब कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। आया समझ में? नहीं आया समझ में? तो मेरे हिसाब से डिग्री रेडियन के कार्यक्रम में इतनी पढ़ाई करना काफ़ी है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जो हमारा सेकंड टॉपिक मैं आपको बता रहा था आज की क्लास का, क्या रहेगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे मैं जंप करूं उससे पहले मैं आपको 4-5 पॉइंट्स लिखवाना ज़रूरी समझता हूं। ठीक है, और इन्हीं पॉइंट्स की मदद से मैं पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मतलब इतनी आसान चीज़ें बन जाएंगी आपके लिए कि आपने खुद नहीं सोचा होगा। अब याद नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैं खुद ही याद नहीं करता ये सब। देखो, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कभी भी एंगल हमें मेजर करना है तो वो रेफरेंस से हमेशा स्टार्टिंग होती है, और अगर यहाँ से आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं सो इट विल बी पॉजिटिव, काउंटर क्लॉकवाइज भी बोल देता है, और अगर यहीं से आप क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं तो इट विल बी नेगेटिव। कन्वेंशन है, ठीक है, कि पहले से ऐसे ही चला आ रहा है, आप ऐसे ही चलेंगे। अगर आप उल्टा भी करते हैं तो बहुत सारे और रूल्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, चीज़ें बराबर काम करेंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है,
पर बहुत सारी और चीज़ें इसी को देख के मॉडिफाई करी गई हैं, तो वो चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात देखो, यहाँ पे हमें एक चीज़ ये सीखनी है कि किस क्वाड्रेंट के अंदर क्या चीज़ तो अपनी पॉजिटिव है और क्या चीज़ अपनी नेगेटिव है। तो यहाँ पे जैसे आपको थोड़ा याद करने जैसी फीलिंग ना आए, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ऑल्दो करना तो आपको याद ही है, बट स्टिल अपने को मैथ्स उतनी याद करने जैसी फील ना आए बस, ठीक है। सो ये क्या अपना क्वाड्रेंट सिस्टम है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस क्वाड्रेंट के अंदर क्या चीज़ पॉजिटिव है और क्या चीज़ नेगेटिव है। अभी तो देखो हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में ही पढ़ाई करते थे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो आपने 10वीं वाली ट्रिग्नोमेट्री की टेबल पढ़ी थी वो सिर्फ 90 डिग्री तक थी। तो अगर स्टार्ट हम यहाँ से कर रहे हैं और 90 डिग्री यहाँ से लेट से मैं घूमता हूँ तो सिर्फ मैं यहीं तक पहुँच पाऊँगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। पर अभी जैसे कि आपने देखा कि मैं एंगल्स भी थोड़े टेढ़े मेढ़े लिखना स्टार्ट कर चुका हूँ, जैसे कि यहाँ पे जब मैं कन्वर्ट आपको करा रहा था तो 5π/3 9π/4 405 डिग्री आ रहा है, ठीक है, या जो भी है यहाँ पे 5π/6 -5π/4। तो बड़े एंगल्स आने स्टार्ट हो चुके हैं, तो हमको इनको डील कैसे करना है वो भी थोड़ा सा समझ आना चाहिए। देखो कैसे डील करेंगे, थोड़ा देखते हैं एक बार। देखो भाई, तो सबसे पहले ये सीखते हैं कि क्या क्वाड्रेंट में क्या चीज़ पॉजिटिव क्या चीज़ नेगेटिव। लेट से अपने पास कोई तो एक ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल का नाम है लाल ट्राइंगल। अभी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का कार्यक्रम चल रहा है, तो मतलब कोरिया का इतना छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि सर इस तरफ जो इसका बेस है ये क्या है, पॉजिटिव है, और ये परपेंडिकुलर की वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव ही है। और देखो हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर रूट अंडर, ठीक है, तो ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ पे आप चाहे साइन थीटा निकालो p/h, कॉस थीटा निकालो b/h, टैन थीटा निकालो p/b, यानी सबके रेसिप्रोकल निकालो, तो सभी क्या आएंगे, पॉजिटिव ही आएंगे, क्योंकि हर चीज़ ही पॉजिटिव है भैया, तो ऑल पॉजिटिव। इसीलिए जो आपने 10वीं में टेबल पढ़ी थी उसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू कभी आपको निकल के नहीं आती थी, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ाई फर्स्ट क्वाड्रेंट की कर रहे थे, सिर्फ 0 से 90 डिग्री, ठीक है। ऑफकोर्स लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव बट देयर डायरेक्शन कैन ऑफकोर्स बी नेगेटिव, इसीलिए कोऑर्डिनेट सिस्टम हम पूरा पढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखो इधर, अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में आऊँ, अगर आप इधर अब थोड़ा ध्यान दो तो आप कहोगे सर x की वैल्यू, बेस की वैल्यू नेगेटिव हो चुकी है, पर परपेंडिकुलर अभी भी क्या है, पॉजिटिव है। और अगर आप हाइपोटेनस निकालो तो पॉजिटिव का स्क्वायर प्लस पॉजिटिव का स्क्वायर, सॉरी नेगेटिव का स्क्वायर का रूट अंडर, तो नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होना है ना, का रूट अंडर, तो ये हमेशा ही पॉजिटिव आपको दिखाई देगा, ठीक है। सो अब अगेन आप देख सकते हो कि अगर आप p/h करोगे तो पॉजिटिव आएगा, पर b/h नेगेटिव आएगा, और p/b भी नेगेटिव आएगा। समझ रहे हो आप या नहीं समझ रहे, क्योंकि बेस नेगेटिव हो चुका है। तो यहाँ पे से मैं बोल सकता हूँ कि p/h पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए साइन पॉजिटिव। ऑफकोर्स साइन के साथ ही कॉसेक मूव करेगा क्योंकि वो उसी का रेसिप्रोकल है। अगर p/h पॉजिटिव है तो h/p भी क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ अभी के लिए कि आप सब लोग जानते हैं कि साइन को हम p/h बोलते हैं, कॉस को b/h बोलते हैं, टैन को p/b बोलते हैं। आप ये भी जानते हैं कि कॉसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, ठीक है, जो सेक है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, और जो टैन है वो, सॉरी कॉट है वो टैन का रेसिप्रोकल है। टैन को ऑल्सो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिखा जा सकता है, कॉट को कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिखा जा सकता है। होप आप सब लोग ये बात जानते हैं। अगर आपको इस सब में भी कष्ट हो रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो, तो उसके लिए मैं थोड़ी सी एक बेसिक मैथ की एक क्लास आपको डिलीवर कर दूंगा ताकि ये सब चीज़ भी आप अच्छे से सीख पाओ, बिकॉज अल्टीमेट गोल आपका मेरा सेम ही है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ, ठीक है। अभी अगर आपको नहीं आता है कुछ भी और आपकी पढ़ने की इच्छा है तो मैं आपकी मदद तो कर दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, पर उसके लिए आपको अपनी मदद सबसे पहले करनी होगी। और मैं एक बार देख लेता हूँ कलर दिख रहा है या नहीं दिख रहा, दिख तो रहा है पर बहुत बेकार दिख रहा है, ऑरेंज कलर कर देते हैं। अब अगर कोई अपना ट्राइंगल लेट से थर्ड क्वाड्रेंट में, तो अब आप समझ पाओगे बेस तो नेगेटिव है ही, परपेंडिकुलर भी क्या है, नेगेटिव है, पर हाइपोटेनस नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर प्लस नेगेटिव का स्क्वायर का रूट अंडर, तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब की बार अगर आप p/h करोगे नेगेटिव, b/h करोगे नेगेटिव, पर p/b क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव क्या आएगा, कैंसिल हो जाएगा, और p/b क्या होता है, टैन होता है, तो इसीलिए इस क्वाड्रेंट में टैन क्या हो जाता है अपना, पॉजिटिव हो जाता है। ऑफकोर्स टैन पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। चलो भाई शाबाश। अब एक कलर और चाहिए, पिंक कलर ले लूँ क्या, चलो ठीक है।
अब लेट से कोई अपना इस क्वाड्रेंट में आ जाता है, ठीक है, जो भी है भाई इस क्वाड्रेंट में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेस तो पॉजिटिव है पर ये परपेंडिकुलर क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ऑफ कोर्स फॉर द सेम रीजन हाइपोटेनस पॉजिटिव आ जाएगा। अब की बार अगर आप ध्यान दें तो खुद ही सोच पाओगे कि b बाय एच पॉजिटिव आ रहा है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, इट इज कॉस थीटा, तो कॉस पॉजिटिव है एंड अगेन कॉस पॉजिटिव है, तो सेक भी क्या रहेगा, पॉजिटिव ही यहाँ पे रहने वाला है। आगे समझ में, नहीं आगी समझ में, ओके रिपोर्ट है, 100% ओके रिपोर्ट है, शाबाश भाई, गुड। तो अब हम ये सीख चुके हैं कि किस क्वाड्रेंट में क्या चीज़ पॉजिटिव होती है और क्या चीज़ क्या रहती है, नेगेटिव रहती है। अगर इसी से रिलेट करके मैं आपसे एक आधा सवाल पूछ लूँ, अच्छा इसको याद करने के तरीके भी होते हैं, जैसे कुछ सस्ते निमोनिक्स, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज करके, या फिर ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इट इज़ अप टू यू, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है। मेरे को तो ऐसे ही याद था 11th क्लास में, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है। चलो भाई आगे चले, आगे नहीं चलें, इसके बेसिस पे मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। जैसे कि वो आपको बोल दे कि इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू लेट से 3/5 एंड थीटा लाइज इन लेट से सेकंड क्वाड्रेंट बोल रहा है, बाकी का सब कार्यक्रम निकाल के बताओ, यानी कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, दिस दैट जो भी है। तो आप कहोगे सर अगर तो कुछ इस तरीके का हमारा सिस्टम है, लेट से थीटा अगर यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस 5 है, ये काम तो आप बचपन से करते आ रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर आप पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पर जुगाड़ लगाते हैं, इसको लेट से x मान लो आप, तो 5 का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, और x के स्क्वायर की वैल्यू इस हिसाब से आ गई 16, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से +-4, जिसको आप 4 ही लिख दोगे, ठीक है। फिर अगर अब आप यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालो तो कितनी आ जाएगी, बेस अपॉन में हाइपोटेनस विच इज 4/5, है ना। और अगर आप tan थीटा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करो तो ये कितनी आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, जो कि कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी, समझ रहे हो। अब क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का मामला यहाँ पर है, तो मैंने देखो क्या बताया था, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, ऑफ कोर्स इसका रेसिप्रोकल कॉसेक भी पॉजिटिव रहेगा, पर tan और cos तो पक्का पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। तो इनके आगे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देंगे। आगे बात समझ में, हो सकता है कि आपके स्कूल में इस तरीके से ना बताया हो, ठीक है, तो आप आइडेंटिटी लगा करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है ना। थीटा वो क्या हो गया भैया, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हुआ, 9/25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसको इधर ले आओ, मस्त, कोई टेंशन नहीं, तो 1 माइनस 9/25, एलसीएम वगैरह का सिस्टम बिठाओ थोड़ा सा यहाँ पे, तो कितना हुआ, 16/25। अब यहाँ से कॉस थीटा की दो वैल्यू आ रही है, क्या, +-4/5। आप कहोगे क्योंकि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है इसलिए प्लस वाली को रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि कॉस जो होगा वो अपना नेगेटिव रहा होगा। अब tan थीटा की वैल्यू ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगी, ये क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ना, तो उसी हिसाब से इसको हमने करा। साइन थीटा कितना, 3/5, और कॉस थीटा कितना, -4/5, तो ये कितना आ गया, -3/4, वही उधर भी आ रहा था। सो इट इज़ अप टू यू कि किस तरीके से आप करना चाहते हैं या फिर किस तरीके से आपके स्कूल्स में बताए, आंसर हमेशा ही सही आएगा, ठीक है। मेरी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट रहती है मैथ्स में, ठीक है, मैं ज़्यादा कंसर्न रहता हूँ आंसर के साथ, ठीक है, ऑल्दो कुछ बहुत ही ब्लंडर नहीं होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है, बट आंसर अगर सही है तो बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती है। ऑफ कोर्स मेथड करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कुछ इस तरीके से कर रहे हैं, जैसे कि 98/49 लिखा, 9 से 9 काट दिया और 4 से 8 काट दिया और आंसर आ गया 2, और कहो कि करके देख लो सर 98/49 भी 2 होता है, तो आंसर तो यहाँ भी सही है, पर मतलब इतना बुरा भी मतलब मत करो मैथ्स के साथ, ठीक है। चलो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, शाबाश। अच्छा भाई, तो ये आप लोग समझे सवाल। अच्छा एक और सवाल करा देता हूँ इसी तरीके से, जैसे कि अब की बार बोल दिया इफ कॉट थीटा इज इक्वल्स टू लेट से -5/12 एंड लेट से बोल दिया थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो मैंने आपको बता ही रखा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे टैन पॉजिटिव और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव, तो
तो tan और cot दोनों कहाँ पॉजिटिव हैं, थर्ड में पॉजिटिव है, इसीलिए यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अब देखो अगर ट्राइंगल बना के करना है तो बहुत ही आसान है। कैसे कि cot क्या होता है, tan का उल्टा, tan क्या था, p/b, 2, मतलब जैसे भी आपने याद किया था, मैं तो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। तो tan थीटा क्या होता था, p/b, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, b/p। तो ये 5 हो गया, 12 हो गया, पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल लो, 13 हो गया। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा 12/13 हो जाएगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा। फिर और भी कुछ निकालना हो, जैसे टैन थीटा निकालना हो तो 12/5 हो जाएगा। क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो साइन नेगेटिव रहेगा, कॉस पॉजिटिव रहेगा, टैन भी नेगेटिव रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है ना भाई। आगे समझ में, नहीं आगे समझ में, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आइडेंटिटी से भी चल सकते हो। 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos x स्क्वायर थीटा, ऐसे ही लिखते थे ना। तो 1 + 25/144 इसका स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू cos x स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लो, 169/144 इज इक्वल टू cos x स्क्वायर थीटा। मेरे को थोड़ा सा ये लेंदी टाइप लगता है, तो cos x थीटा किसके इक्वल आएगा यहाँ से, 13/12, और ऑफ कोर्स यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, स्क्वायर से रूट बना है तो। ठीक है, अब आप कहोगे सर जो मैटर है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में तो कॉस पॉजिटिव है, तो उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव रहा होगा। ठीक है, तो मतलब जो कॉस सेक है तो नेगेटिव है, कॉस सेक आ गया, साइन भी आ जाएगा इसी का रेसिप्रोकल, माइनस। सब चीज़ यार आपस से ही रिलेटेड है, ये सारी आइडेंटिटी जो लिखते रहते हो आप, पाइथागोरस थ्योरम से ही तो आई हैं या और कहीं से आई होंगी, पाइथागोरस थ्योरम से आई हैं। पाइथागोरस थ्योरम में कभी लेट से ऐसा करते हैं, ये p² + b² इज इक्वल टू h²। अब लेट से मैं हर चीज को h² से डिवाइड कर दूं, है ना, समझ रहे हो आप, इस बात को नहीं समझ रहे। और इधर क्या हो जाएगा ना, p/h को क्या लिख सकते हैं, साइन, b/h को क्या लिख सकते हैं, कॉस। तो ये एक आइडेंटिटी बन गई, ऐसी तो ये आती थी, समझ रहे हो नहीं समझ रहे। अगर आप यहीं पे b² से डिवाइड कर दोगे तो दूसरी आ जाएगी, p² से कर दोगे तीसरी आइडेंटिटी आ जाएगी। ठीक है, तो जब सारी चीज आई पाइथागोरस थ्योरम से रही हैं तो इंटर रिलेटेड तो यार 100% है सब। ठीक है, सो वो म्यूचुअल कन्वर्जन है, आप किस तरीके से करना चाहो। ठीक है, आप ये सवाल ऐसे करना है, वो सवाल वैसे करना है, कभी मत सीखो। आप मैथ सीखो कि सोचते कैसे हैं वो सीखो। ठीक है, ये होता है। अब ये कार्यक्रम अपने पास अवेलेबल है, ये कार्यक्रम हमसे पूछा गया है, तो गिवन रिसोर्सेज आप करते भी तो हो, गिवन रिसोर्सेज की मदद से जो भी कार्यक्रम आपको करना हो वो हमेशा करते हो। ठीक है, इंटरनेट बचा है 100 MB, ठीक है, डेली का जो भी 1.5 GB या 2 GB आपको मिलता होगा उसमें से 100 MB बचा है। अब उसके अंदर आपको इंस्टाग्राम भी देखना है और क्या बोलते हैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी देखने हैं और कुछ थोड़ी बहुत पढ़ाई की भी एक आधी सर्च करनी है, तो आप कर लेते हो ना गिवन रिसोर्सेज की मदद से जो भी काम आपको करना है। या फिर लेट से कि आज स्कूल भी जाना है, ट्यूशन भी जाना है और फिर उसके बाद क्रिकेट खेलने भी जाना है, तो गिवन टाइम के अंदर सारी चीज़ें हो जाती है ना मैनेज। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से आपको सवाल के अंदर सोचना होता है कि सवाल में ये चीज़ गिवन है, ये चीज़ पूछी है और मेरे को ये आता है पहले से। ठीक है, मेरे को प्लस करना आता है, मल्टीप्लाई डिवाइड आता है, मेरे को पाइथागोरस थ्योरम आती है, साइन थीटा p/h होता है ये आता है, किस क्वाड्रेंट में क्या चीज़ पॉजिटिव है नेगेटिव है ये मेरे को आता है ना। तो उन सब चीज़ों का ही कॉम्बिनेशन मिला करके आपको कोई भी सवाल सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो आप कभी भी ये सवाल ऐसे करते हैं वो सवाल वैसे करते हैं ना, आप हमेशा दुख में रहोगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा आप पढ़ते हो यार बहुत सारे चीज़ रहे हो, फिर आपसे थर्ड क्वेश्चन वो जो चीज़ आपने नहीं पढ़ रखी होती वही पेपर में पूछते हैं। ठीक है, आप कहोगे पेपर पूछने वाले बदतमीज़ हैं, पेपर पूछने वाले बदतमीज़ नहीं है। ठीक है, आपके पढ़ने के तरीके को करेक्ट करने की ज़रूरत है। समझ रहे हो आप इस बात को? थोड़ा सा आप चीज़ों को, मतलब बोलता तो हर कोई है, जैसे बचपन से मम्मी पापा ही बोलना स्टार्ट करते हैं भाई समझ के पढ़ो, टीचर बोलते हैं समझ के पढ़ो, रटो मत दिस दैट, पर वो काम करना कैसे है वो आपको आता है, बस वो आप पढ़ाई की सेंस में नहीं करना चाहते। अदरवाइज ऑप्टिमल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज तो स्टूडेंट से बेटर कौन करेगा। पेपर में एक दिन जब बच रहा होता है तब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो नहीं करते, और फिर आप देख लेते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से, तो टाइम की यूटिलाइजेशन इतनी ज़बरदस्त करते हो आप। ठीक है, तो वही काम यहाँ पर के रिसोर्सेज मैथ्स में भी आपने अप्लाई करनी है। ठीक है, चलो ठीक है, आप समझदार लोगों में ज़्यादा नहीं समझाऊंगा आपको। ठीक है, अच्छा हम थे यहाँ पर, मैंने 2 पॉइंट्स आपको बता दिए थे। एक तो मैंने ये बता दिया कि किस क्वाड्रेंट में क्या चीज़ पॉजिटिव है क्या चीज़ नेगेटिव है, और दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बता दी एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज नेगेटिव। थर्ड में थोड़े से एंगल्स की लोकेशन आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये एंगल आपको दिखे तो वो यहाँ पर लाई करता है और ये एंगल आपको दिखे तो वो यहाँ पर लाई करता है। ठीक है,
सो देखो भाई, आप ये याद रखना कि 180 डिग्री कितना था, पाई रेडियन था। तो कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, सॉरी एंगल मेजरमेंट यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, 0। अब 180 डिग्री यानी कि पॉजिटिव 180 डिग्री, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा, यहाँ आएगा तो ये क्या हो गया, पाई हो गया। पाई का मतलब आधा चक्कर, तो ये पाई और पाई, तो ये कितना हो गया, 2 पाई और पाई तो 3 पाई, 3 पाई यहाँ पे और पाई तो 4 पाई और पाई, तो ये कितना, 5 पाई। आया समझ में? और आई होप पैटर्न भी रिकॉग्नाइज आपने कर लिया होगा कि जो भी इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हैं, और जो भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है वो कहाँ पर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट है। ये बात आ गई समझ में? ये याद रखना आप। ठीक है, जैसे किसी दिन मैं आपसे पूछूं कि 99 पाई किधर है, समझ रहे हो आप, तो आप देखते ही बता पाओ कि सर ये ऑड है तो लेफ्ट में है। या फिर मैं आपसे बोलूं कि 2012 पाई किधर है, तो आप देखते ही बता पाओ, भले ही ये कितना ही बड़ा एंगल क्यों नहीं है। ठीक है, 2000 मतलब आप खुद सोचो कि ये कितना 40,000 डिग्री के लगभग हो रहा है। ठीक है, पर आप देखते ही क्या बता पा रहे हो कि ये कहाँ पर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। तो मतलब बहुत सारी कैलकुलेशन आपने ऑलरेडी बचा दी। और आपको क्या पता होना चाहिए, चौथा पॉइंट, वर्टिकल एक्सिस के बारे में भी पता होना चाहिए। पूरा चक्कर पाई का था तो आधा चक्कर होगा पाई/2 का। वैसे भी आपको पता है 90 को पाई/2 बोलते हैं, तो ये कितना हुआ, पाई/2 हुआ। ठीक है, पाई/2, 2 पाई/2, 3 पाई/2, 4 पाई/2, 5 पाई/2। आधा चक्कर मतलब ये क्वार्टर चक्कर है पाई/2 का, तो पाई/2, 2 पाई/2, 3 पाई/2, 4 पाई/2, 5 पाई/2, 6 पाई/2, 7 पाई/2, 8 पाई/2, 9 पाई/2। और मैं अगर आपको बताना चाहूँ कितने भी बता सकता हूँ, मैं बहुत खतरनाक हूँ मैं, समझ रहे हो? आप कहोगे सर आप ऐसे कितना ऐसे क्यों बता रहे हो और कैसे बता पा रहे हो? तो देखो मैंने याद कर रखा है। क्या? देखो जब भी पाई के मल्टीपल हैं तो लेफ्ट राइट में होंगे, या तो अगर इवन है तो राइट में, ऑड है तो लेफ्ट में। ऊपर नीचे कौन होंगे, पाई/2 के मल्टीपल। ठीक है, पाई के नहीं होने चाहिए वो। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ पाई/2 के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 पाई/2 हुआ तो फिर पाई से पाई, 2 से 2 कट गया सॉरी, तो पाई बच गया, वो नहीं। प्रॉपर पाई/2 होना चाहिए हर किसी में। अब पाई/2 के साथ अगर 4 का मल्टीपल से एक ज्यादा है तो ऊपर, और 4 की टेबल में 1 से कम है तो फिर वो नीचे। कैसे? जैसे कि 4 की टेबल में 0 आता है तो 4 0 से एक ज्यादा, 4 0 0, तो एक ज्यादा पाई/2 ऊपर मिल गया, और 0 से एक कम यानी कि -1, तो -पाई/2 नीचे मिल गया। 4 की टेबल में 4 आता है तो एक ज्यादा, 5 पाई/2 ऊपर, एक कम, 3 पाई/2 नीचे। 4 की टेबल में 8 आता है तो 9 पाई/2 ऊपर और 7 पाई/2 नीचे। 12 आता है तो 13 पाई/2 ऊपर और 11 पाई/2 नीचे। आगे समझ में? जैसे अगर मैं आपसे एग्जाम्पल के तौर पर पूछ लूँ कि 21 पाई/2 कहाँ आएगा, तो आप कहोगे सर 4 की टेबल में आता है 20, ये उससे एक ज़्यादा है तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, मैं आपसे पूछूं 27 पाई/2 कहाँ आएगा, तो आप कहोगे सर 4 की टेबल में आता है 28, ये है एक उससे कम, तो ये नीचे आएगा। पर ध्यान रखना कि पाई/2 का मल्टीपल होना चाहिए। अभी मैं बहुत सारे बच्चों से पूछूंगा ना 5 पाई कहाँ है, वो कहेंगे सर ये तो 4 की टेबल में एक ज़्यादा है तो ये ऊपर हो जाएगा। भाई 5 पाई तो लेफ्ट में होगा ना, ऑड है यार, समझ लो आप या नहीं समझ लो? ठीक है, तो अगर तो पाई के मल्टीपल हैं तो ऑड इवन देख के लेफ्ट राइट, और अगर पाई/2 के मल्टीपल हैं तो 4 की टेबल में एक ज़्यादा तो ऊपर और 4 की टेबल में एक कम तो नीचे। आ गया इतना मैटर समझ में? शाबाश। अब बस मेरे को 2 पॉइंट और समझाने हैं और उसके बाद हम वी आर गुड टू गो। ये चारों पॉइंट आ गए ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। ठीक है, टू स्पॉट इजीली कि कौन सा एंगल कहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो इधर 5वां पॉइंट। अब ये थोड़े से वियर्ड पॉइंट हैं और आप थोड़ा सा टॉलरेट करना, मैं समझा दूंगा उसके बाद आपको, मतलब बिल्कुल ईजी चीज़ बन जाएगी आपके लिए, आप टेंशन मत लेना। जैसे कि यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि ना अगर हॉरिजॉन्टल से कोई भी चेंज होता है तो कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती। 2 मिनट रुक जाना, पहले ही बता रहा हूँ, नो चेंज। इसका मतलब क्या है? जैसे कि मैं आपसे किसी दिन बोल रहा हूँ कि साइन, एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ, साइन 3 पाई प्लस थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को बताओ 3 पाई है कहाँ पे? ठीक है, आप कहोगे सर 3 पाई यहाँ पर है, और फिर प्लस थीटा यानी कि आपको क्लॉकवाइज जाना है, एंटी क्लॉकवाइज। प्लस का मतलब क्या होता था? एंटी क्लॉकवाइज, तो घड़ी ऐसे घूमती है, आपने जाना है ऐसे। तो मैंने क्या कहा कि कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी, ये क्या रहेगा? साइन थीटा ही रहेगा। आगे समझ में? पर इस क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव है नेगेटिव। आप कहोगे सर आफ्टर स्कूल 2
यानी कि tan पॉजिटिव है यहाँ तो साइन क्या है नेगेटिव, यानी कि चेंज कुछ नहीं होगा, साइन क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। बेसिकली मैं 3 पाई को एलिमिनेट करने का तरीका आपको यहाँ पे समझाने लग रहा हूँ, हाउ इट कैन बी एलिमिनेटेड। और देखो इधर, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दूँ कि tan, अभी तो छोटा एंगल लिखा था मैंने, मैं लिखूँ 53 पाई माइनस थीटा, तो आप कहोगे सर 53 पाई तो पक्का लेफ्ट में, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और इसके बाद माइनस थीटा मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन। ऑफ कोर्स हॉरिजॉन्टल से चेंज कहां से हुआ है, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से हुआ। लास्ट टाइम हम कहां पे थे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे थे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस देख रहे हो, 53 पाई कहां पे लैंड हुआ है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लैंड हुआ है, तो चेंज नहीं होगा, tan थीटा ही रहेगा। पर सेकंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है नेगेटिव, तो नेगेटिव क्यों, आफ्टर स्कूल 2 कॉलेज, इसमें ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, ठीक है, शाबाश। अभी यहां पे और देख लो, कॉस का लिखूं, जैसे कि कॉस का मैं लिख दूं, कॉस 28 पाई, अब कैसा 28 है, 28 पाई माइनस थीटा। सो 28 कहाँ है, 28 पाई यहाँ पर है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और माइनस थीटा मीन्स क्लॉकवाइज। अब चेंज नहीं होगा, सबसे पहली बात ये, और ये रहेगा भी पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऐसे ही बाकियों का भी आप देख सकते हो, जैसे कि मैं लिख दूं, लेट से मैं लिख दूं कॉट, और यहां लिख दिया मैंने लेट से 17 पाई और प्लस थीटा लिख दिया, कॉट 17 पाई प्लस थीटा। तो 17 पाई कहाँ है, यहाँ पर है, और प्लस थीटा मीन्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। आप कहोगे सर हॉरिजॉन्टल से है तो चेंज तो होगा नहीं, मैं क्या ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। आप कहोगे सर tan पॉजिटिव था तो उसका रेसिप्रोकल कॉट भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आगे समझ में, नहीं आगी समझ में, ओके रिपोर्ट है। ये चारों एग्जाम्पल क्लियर हुए बहुत खतरनाक स्टाइल में आप लोगों को। अगर ये क्लियर है ना तो मैं अभी और बताऊंगा भाई, अभी खत्म नहीं हुआ कार्यक्रम, अभी तुम्हें और सिखाना है। तो फर्स्ट स्टेप अभी मैंने बताया, ठीक है, पर ट्रेन कर दूंगा तुम्हें, ये बात पक्की है, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो, उसकी टेंशन तुम्हारा भाई लेगा, ठीक है, उसकी टेंशन तुम नहीं लोगे, तुम बस पढ़ने पे ध्यान दोगे, समझाने का काम मेरा है, ठीक है। अब देखो आगे चल रहा हूं, अब थोड़ा सा लेवल अप कर रहा हूं क्वेश्चन का, घबराना नहीं है आपने। जैसे कि अब की बार मैं लिख दूं साइन, यहां मैं लिख रहा हूं 27 पाई माइनस पाई बाय 6 लिख रहा हूं। टेबल याद होनी चाहिए 10th वाली, बहुत खतरनाक स्टाइल में, ठीक है। अभी कैसे उसका इस्तेमाल करना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप कहोगे सर 27 पाई, तो 27 पाई यहाँ पे, और माइनस पाई बाय 6 यानी कि क्लॉकवाइज, इतना ओके रिपोर्ट है। तो 27 पाई अब हट जाएगा क्योंकि चेंज कहाँ से हो रहा है, हॉरिजॉन्टल से, और ये कितना आ जाएगा, साइन पाई बाय 6। पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या था, पॉजिटिव था, तो ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव का मैटर रहेगा। अब साइन पाई बाय 6 की वैल्यू आपको टेबल से याद होनी चाहिए भाई, कहाँ से, 10वीं से, ठीक है। देखो ये आपको पता है कि ये पाई बाय 6 मतलब कि साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 की वैल्यू यार आनी चाहिए ईमानदारी से, ये बात आपको माननी पड़ेगी, अगर नहीं है तो आज ही याद कर लेना। पुरानी मतलब जो काम एक बार हो गया ना, नेवर विजिट द सेम रोड अगेन, ठीक है। अगर वो विज़िट करनी पड़ रही है फिर दिक्कत आ जाएगी अपने को, ठीक है। उसको मतलब इतना बेहतरीन तरीके से आपको रिवाइज़ कर देना है कि मतलब दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, या फिर हर किसी बंदे को पता होता है कितने टाइम में वो भूलता है, तो उतने टाइम में आप उसको रिवाइज़ करते रहो। ये ट्रिग्नोमेट्री है, मैंने आपको आज पढ़ाया, आप अगर आपको लगता है कि एक हफ़्ते बाद भूल जाओगे तो इस वीडियो को एक हफ़्ते बाद दोबारा देखो, या फिर अगर आपने भी मेरे साथ नोट्स बनाए हैं तो नोट्स को शाम को देखो, स्कूल में कोई फ्री पीरियड है वहाँ पर देखो, ठीक है। कुछ सवाल आप सॉल्व करिए प्लीज़, ठीक है। क्योंकि ये बात यार, अगर मैं हमेशा ये चीज़ बिलीव करता हूँ, अगर सेम चीज़ दोबारा मतलब प्रोसेस आपको रिपीट करना है तो आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते, आप सेम ही काम को दोबारा करते रहोगे, ठीक है। चलो भाई, तो साइन 27 पाई माइनस पाई बाय 6। कुछ और एग्जाम्पल इसी तरीके से देख लेते हैं। तो जैसे सेक लिख लेते हैं यहाँ पे, सेक 18 पाई, या फिर लेट्स से सेक 219 पाई, और यहाँ लिख देते हैं प्लस पाई बाय 4। तो 219 पाई अब आपको स्पॉट होना चाहिए कहाँ पे, यहाँ पे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, प्लस पाई बाय 4 यानी कि रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। ऑफ कोर्स चेंज नहीं होगा, सेक पाई बाय 4 ही रहेगा। पहले मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू नहीं डाल रहा था, मैंने थीटा लिख रहा था, अब मैं थीटा की वैल्यू डालने लग गया, पाई बाय 6 है, पाई बाय 4 है, क्या है, ठीक है। और ये थीटा हमेशा छोटू थीटा ही रहेगा, ये थीटा जो है
हमेशा छोटू, छोटू का मतलब 90 से कम है, एक्यूट रहेगा। कैसे, वो मैं अभी सिखाऊंगा। अभी ये सेकंड स्टेप पे आए हैं, लाल वाला सेकंड स्टेप है, अभी थर्ड स्टेप पे जाना है, वो चीज़ हमें मेनली सीखनी है, ठीक है। तो ये हुआ π/4। अब ऑफकोर्स इसमें से एक नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव लिख लेंगे, आंसर आ जाएगा -2। आई होप समझ में आ गया होगा। ओके रिपोर्ट है ना, है भाई, पक्का ओके रिपोर्ट है। 10 मिनट बस 1.5 घंटे की होगी ये क्लास, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ये बात मैंने पहले ही तय कर ली थी, ठीक है। तो मैं सिखा दूंगा उतनी देर में, तुम टेंशन मत लो। एक और ले लेते हैं क्वेश्चन, जैसे यहाँ लिख देते हैं tan कितना भी लिख लो, 19π माइनस या प्लस π/3 लिख देते हैं। सो 19π कहाँ होगा भाई, यहाँ पर होगा, और प्लस है मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगा, तो चेंज नहीं होगा, ये बात तो पक्की है। तो tan थीटा ही आंसर आ जाएगा, और इस क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। tan π/3 यानी कि tan 60 डिग्री, तो tan 60 की वैल्यू कितनी हो गई, √3 हो गई। क्लियर है? चलूँ आगे। अब लास्ट एंड फाइनल स्टेप अगर आप इतना सीख चुके हो, ठीक है, अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब मेन कार्यक्रम अपने को सीखना है, 9वां सवाल, इसको कर देते हैं हरे रंग से, ठीक है। देखो क्या बोल रहा हूँ, अगर किसी दिन लिखा दिख जाए tan 19π/4, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप कहोगे सर जो आपने सिखाया वैसा तो ये दिख नहीं रहा आपने, तो ये प्लस थीटा और ये मतलब कुछ इस टाइप में आपने तो चीज़ें हमें सिखाई हैं, ठीक है, पर यहाँ पर तो वैसा नहीं दिख रहा। तो मैं आपको कहूँगा आपको पहले वैसा बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, देखो यहाँ समझना, ध्यान से समझना भाई। 4 की टेबल में 19 के सबसे नज़दीक क्या है, तो आप कहोगे सर 20। अब अगर 20 से आपको 19 बनाना है तो कैसे बनाओगे, 20π माइनस 19π, 20π माइनस π, तो ये कितना बन गया 19। इस बात से तो एग्री करते हो ना, जो ये लिखा और ये लिखा इसमें कोई अंतर नहीं है। मैंने कहा 4 की टेबल में 19 के सबसे नज़दीक क्या, आपने कहा 20, मैं कहा 20 से 19 बना के दिखा सकते हो, आप कहोगे बना सकते हैं, ऐसे बन जाएगा। अब अगर देखो आप इनको अलग अलग के नीचे लिख लो, तो ये कितना होगा 20π/4 माइनस π/4। अब अगर इसको मैं काटा पीटी मचा दूं तो ये कितना होगा 5π माइनस π/4। अब ये सवाल पिछले जैसा बन चुका है, आप कहोगे सर 5π यहाँ पर है और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ध्यान है ना, और माइनस π/4 यानी कि कैसी रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, तो चेंज ये होगा नहीं, आंसर आएगा tan π/4। फिर मैं आपसे पूछूंगा इस क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव या नेगेटिव, आप कहोगे नेगेटिव, और tan π/4 यानी कि tan 45 डिग्री, ये भाई मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको याद हो कितना 1 आया समझ में। एक और देख लेता हूँ, तो हैंडराइटिंग इतनी बड़ी क्यों लिख रहा हूँ मैं, दिमाग खराब, एक ही क्वेश्चन हो पाता है सही से। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। इसके अंदर कुछ भी लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साइन जैसे मैं लिख दूँ 31π प्लस π/6, ऐसे लिख दिया, लेट्स से मैंने 31π प्लस π/6। तो अबे यार मैं ऐसा लिख क्यों रहा हूँ, मैं ये नहीं समझ पा रहा। 31π/6 लिखा है, क्या हो गया मेरे को, 31π/6 ऐसे लिख दिया। अब 6 की टेबल में इसके सबसे नज़दीक क्या आता है बताओ 31 के, आप कहोगे सर 30 आता है। मैं क्या 30 से 31 बना सकते हो, आप कहोगे सर बिल्कुल बना सकते हैं। मैं कहा कैसे बनाओगे, कहोगे जी एक ऐड करके। मैं कहा कर दो। अगर इसमें आप 1 ऐड करते हो तो ये कितना होगा, अगर आप दोनों के नीचे इसको अलग अलग लिख भी लोगे तो ये कितना हो जाएगा, आप धीरे धीरे ना इसमें कंफर्टेबल हो जाओगे, तो 2-3 स्टेप्स आप उड़ा पाओगे। तो ये कितना होगा 5π प्लस π/6। तो 5π कहाँ पर है, यहाँ पर, और प्लस π/6 का मतलब रोटेशन कैसी रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज रहेगी। आगे समझ में या नहीं आगे, घड़ी ऐसे घूमती है, आपको कैसे घूमना है, ऐसे घूमना है। तो अब चेंज नहीं होगा, ये बात पक्की है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में जो मैंने तरीका आपको सिखाया है इसमें कभी चेंज होगा ही नहीं, ठीक है। साइन पाई, तो ये कितना आ गया साइन π/6, और जिस क्वाड्रेंट में ये है उसमें साइन नेगेटिव होता है। अब साइन π/6 यानी कि साइन 30 डिग्रीज कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। आया समझ में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि
मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सेक यहाँ लिख लेते हैं 53 पाई बाय लेट से 3 लिख लेते हैं। अब 3 की टेबल में 53 के सबसे नज़दीक बताओ क्या आता है। आप बोलोगे सर 51, मैं कहूँगा सबसे नज़दीक, तो फिर आप बोलोगे सर 54। सबसे नज़दीक देखना आपको, उससे छोटा या बड़ा कुछ नहीं, उसके सबसे नज़दीक। तो 54 पाई से मैंने 53 बना लिया 1 सबट्रैक्ट करके। अब दोनों के नीचे अलग अलग लिख लो, तो 54 पाई एक्चुअली है ना, थोड़ा रिस्पॉन्स स्लो कर रहा है, उस वजह से वो बार बार मिस्टेक हो रही है। नेवर एक्सेप्ट योर मिस्टेक। तो ये कितना हो गया 28 पाई माइनस पाई बाय 3। सो 28 पाई का मतलब क्या है, राइट साइड में होगा। अब माइनस है तो कैसी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो ये कितना आ जाएगा सेक पाई बाय 3। ऑफ कोर्स इस क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव था तो उसका रेसिप्रोकल सेक भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सेक पाई बाय 4 यानी कि सेक 45 की वैल्यू आपको आनी चाहिए, जो कि कितनी है √2। आ गया समझ में, नहीं आ गया समझ में? तो ये बेसिक आइडिया है कि जो मैंने आपको 5th पॉइंट समझाया कि अगर हॉरिजॉन्टल से आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे सब में चेंज कहाँ से हो रहा था, देखो हॉरिजॉन्टल से। हॉरिजॉन्टल 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 हॉरिजॉन्टल। हालांकि ये जो मेन क्वेश्चन आएंगे वो इस तरीके के आएंगे, और मैंने जो आपको तरीका सिखाया इसमें हमेशा ही आप हॉरिजॉन्टल पे ही लैंड कर रहे होगे, तो चेंज आपको कभी करना ही नहीं पड़ेगा। पर फिर भी करना पड़ जाए तो 6th पॉइंट कैसे करोगे, देखो यहाँ पे अगर वर्टिकल से कोई भी चीज़ चेंज हो रही है, सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि वर्टिकल होता क्या है। पाई बाय 2 के मल्टीपल्स, पाई बाय 2 का मल्टीपल तो होना चाहिए, पर उसमें भी 4 की टेबल में एक ज़्यादा है तो ऊपर, और 4 की टेबल में एक कम है तो फिर नीचे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं 19 पाई बाय 2 कहाँ होगा, तो आप कहोगे सर ये 4 की टेबल में एक कम है, तो ये कहाँ होगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो करते कैसे हैं, अगर कोई भी चीज़ वर्टिकल से हो रहा है तो साइन कॉस में बदलेगा वहाँ पर, और कॉस साइन में, टैन कॉट में बदलेगा, और कॉट टैन में। हालांकि यूज़ कम करना पड़ेगा, पर अगर क्वेश्चन वाले ज़बरदस्ती ही करवाना चाहते हैं तो आपको ये आना चाहिए, ठीक है। आना तो खैर चाहिए ही, आना तो सब कुछ ही चाहिए। सेक कॉसेक, उसके आना सब कुछ चाहिए, उसके बाद क्या हमें यूज़ करना है वो हमारे ऊपर है ना। जैसे कोई क्या बोलते हैं युद्ध है, उसे तलवार भी चलानी आनी चाहिए, बंदूक भी चलानी आनी चाहिए। बंदूक में AR स्नाइपर जो भी है, मतलब ऐसा होता नहीं है एक बंदा एक ही चीज़ का एक्सपर्ट होता है, बट स्टिल उसको थोड़ी बहुत दूसरे टूल्स भी आते हैं। एक्सपर्ट तो एक चीज़ का होता है, बट टूल्स उसको सारे आते हैं, है ना। तो फिर वो युद्ध के मैदान पे डिपेंड करता है कि उसको कौन सा, मतलब वहाँ पर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या चीज़ बेटर यूज़ होगी, है ना। जैसे कि अब आपको ऐड करना आता है, ऐड आप ऐसे ऐसे लिख के भी करते हो, ठीक है। फिर दिमाग में जैसे कि मैं बहुत सारे बच्चे से बोलूँगा 28 और 32 को ऐड करो, तो कई बच्चे इस तरीके से ऐड करेंगे, कई इसी में 2 जोड़ेंगे, ठीक है, कि भाई 2 इसकी तरफ सरका दो और फिर 30 में 30 जोड़ दो तो 60 हो गया। वो आपके ऊपर है, ठीक है, पर आता आपको सब कुछ है, आना चाहिए आपको सब कुछ, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पे 2 मिनट कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है, ज्ञान अभी बाद में। जैसे कि यहाँ पर किसी दिन मैंने लिखा साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बताओ पाई बाय 2 है कहाँ, तो आप कहोगे सर यहाँ पर है, ठीक है। 4 की टेबल में 0 आता है, उससे एक ज़्यादा। अब माइनस थीटा यानी कि क्लॉकवाइज, अब ये चेंज हो जाएगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा, बताया ना। तो ये क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव हैं, तो ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। वैसे आपको साइन किसका देखना होता है, जिस भी क्वाड्रेंट में हम पहुँचे, ओरिजिनल का साइन हमेशा देखो। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेकर के आपको बताता हूँ, जैसे कि ज़्यादातर बच्चे इस सवाल को गलत करेंगे। साइन 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा, थीटा की भी मैं कोई वैल्यू रख देता हूँ, लेट से पाई बाय 6। तो सबसे पहले मेरे को बताओ 5 पाई बाय 2 है कहाँ, यहाँ पर, और प्लस पाई बाय 6 कैसी रोटेशन होगी, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। ये बात समझ में आई या नहीं आई समझ में आपको? अब चेंज होगा, वर्टिकल पे से जा रहे हैं हम, पहले तो हम हॉरिजॉन्टल से जा रहे थे हर क्वेश्चन पे, आप देख सकते हो, है ना, हॉरिजॉन्टल से। अब वर्टिकल से जा रहे हैं तो साइन किस में बदलेगा, ये कॉस में बदलेगा, और आंसर कितना आएगा, कॉस पाई बाय 6। अब कई बच्चे सोचेंगे कि सर सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस नेगेटिव है, कॉस को देखना ही नहीं है, ओरिजिनल को देखना। ओरिजिनल तो इसमें पॉजिटिव था ना, तो ये भी क्या रहेगा, वाओ वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो ये भी क्या रहेगा, इसके अंदर पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। चल ही नहीं रहा, ठीक है, तुम सोच रहे हो मास्टर मजाक कर रहा है, ये देख लो। तो प्लस पाई बाय 6, अब कॉस पाई बाय 6 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कॉस 30 डिग्री यानी कि √3/2, ठीक है। और देख लेते हैं,
जैसे कि यहाँ पर लिखा है, कुछ भी लिख लो वो फ़र्क नहीं पड़ता, tan 3π/2 माइनस थीटा। सो 3π/2 कहाँ होगा, 4 की टेबल में क्या है, कम है, ठीक है, तो नीचे आ गया। माइनस थीटा मतलब रोटेशन कैसी रहेगी, क्लॉकवाइज रहेगी। टैन किस में बदलेगा, देखो उधर वर्टिकल पे से चेंज हो रहा है तो कॉट में बदलेगा। इस क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव होता है, वैसे तो कॉट भी पॉजिटिव ही होता है, पर आपको देखना ओरिजिनल को है। आइए बात समझ में। अब कई बच्चे मतलब कई बार एक तरीके का और सवाल आता है, वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। आई होप ये आपको 6 के 6 पॉइंट समझ में आ गए हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, फिर कौन से क्वाड्रेंट में क्या चीज़ पॉजिटिव क्या चीज़ नेगेटिव, फिर हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे मतलब कैसे एंगल्स देखने के लिए मिलते हैं, वर्टिकल एक्सेस पे कैसे एंगल्स देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक ये क्वाड्रेंट वाले 2-3 सवाल देखे, ठीक है। फिर ये मतलब सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ आई शुड से आज की क्लास की यही है, पॉइंट नंबर 5, और इसके अंदर हम चीज़ों को किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं। 10 के 10 सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये दिमाग में बैठ रहे हैं ना तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री में कष्ट नहीं होगा, ये बात पक्की है, ठीक है। अगर आप देखते ही आपको मैं बोलूँ sin 11π/4 की वैल्यू कैलकुलेट करो और आप मतलब 1 मिनट में मेरे को उसका जवाब दे पा रहे हैं तो कष्ट नहीं होगा, ये बात पक्की है। sin 11π/4 अब मैंने बोल ही दिया तो सॉल्व भी करके ही दिखाऊंगा। sin 11π/4 तो कैसे सॉल्व करेंगे, 4 की टेबल में देखो 11 के सबसे नज़दीक क्या, तो आप कहोगे सर 12 है ना, तो इसे लिखेंगे sin 12π - π/4। अब दोनों के नीचे इसको अलग अलग लिखेंगे, है ना, तो ये कितना होगा साइन, जब 12π के नीचे लिखेंगे तो क्या होगा 3π, और यहाँ पर क्या होगा -π/4। अब ये सिस्टम बनाएंगे, 3π इधर है और -π/4 यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन, यानी कि हॉरिजॉन्टल से चेंज हो रहा है तो चेंज तो होगा ही नहीं, पर सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो पॉजिटिव भी रहेगा। अब साइन 45 डिग्रीज यानी कि 1/√2। अगर आप ये कर सकते हैं ना तो ट्रिग्नोमेट्री में कष्ट नहीं होगा, ये बात पक्की है। चलो भाई, इसके बाद हमने थोड़ा सा वर्टिकल का भी आइडिया ले लिया। कभी कभी वो डिग्री में दे देते हैं, जैसे कि वो कभी आपसे पूछेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन लेट्स से 330 डिग्रीज। तो देखो इस तरीके के सवालों को करने का क्या तरीका है, या फिर लेट्स से कॉस 765 डिग्रीज। तो तरीका ये है कि आपको देखो 18 की टेबल आनी चाहिए, आखिरी का डिजिट तो आप इग्नोर कर सकते हो। 18 की टेबल में 33 के सबसे नज़दीक क्या, आप कहोगे सर 36। तो देखो आप उस तरीके से यहाँ पे इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, कैसे कि ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मतलब 360 - 30 डिग्री लिखा हुआ है। 360 ही क्यों, क्योंकि 360 से मैं हॉरिजॉन्टल पे लैंड कर जाऊंगा, समझ रहे हो। ये कितना हो गया 360 डिग्री हो गया। अब जो भी चेंज हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, हॉरिजॉन्टल से हो रहा है, और यहाँ से मेरे को -30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करना है, ठीक है। तो अब हॉरिजॉन्टल से चेंज हुआ, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, बेसिकली ये 2π है, ठीक है, तो चेंज होगा नहीं। तो ये कितना आ गया sin 30 डिग्री। इस क्वाड्रेंट में आया तो नेगेटिव, तो -1/2। अगर ऐसे कष्ट होता है तो कोई ऐसी ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन 30 डिग्री है ना, तो ये कितना होगा 11π/6। रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, अब वही 6 का मल्टीपल ऊपर की तरफ देख लो क्या है, 12π - π/6 करके कर सकते हो। इसके अंदर भी आप सेम तरीके से या तो रेडियन में कन्वर्ट कर लो, या फिर देखो 18 की टेबल में सबसे नज़दीक, या फिर 180 की टेबल में बेसिकली सबसे नज़दीक है, तो आप कहोगे सर 720 डिग्री + 45 डिग्रीज, ठीक है। तो एक चक्कर होता है 360 का, तो ये 720 है, तो ये कितने हो गए, 2 चक्कर हो गए। अब मैं हॉरिजॉन्टल पे हूँ, अब फिर +45 है, यानी कि मेरे को एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दिखानी है, तो ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल से चेंज किया है तो कोई चेंज होगा नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब चीज़ पॉजिटिव है, तो आंसर कितना आ गया 1/√2। ओके चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज की क्लास में सबसे पहले हमने एंगल मेजरमेंट समझ लिया, जिसके अंदर डिग्री मेजर, रेडियन मेजर समझा। 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर था, और लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वल थी, थीटा रेडियन इनटू में आर के, ठीक है। 1 डिग्री में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकेंड। उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट किया, जिससे रिलेटेड हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझे। सबसे पहला पॉइंट कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल कभी भी मेजर कर रहे हैं तो वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्लॉकवाइज क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टैन पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसके बाद हमने इसका न्यूमोनिक भी देखा था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है। फिर इसके बाद हमने ये समझा कि अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई।
अगर π/2 के मल्टीपल हैं तो 4 की टेबल में एक ज़्यादा है तो ऊपर और 4 की टेबल में एक कम है तो नीचे रहेगा, ठीक है। इसके बाद हमने ये समझा कि अगर हॉरिजॉन्टल से कोई चेंज हो रहा है तो वो चेंज नहीं रहेगा, ऑल्दो उसका साइन पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड करेगा कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर वो लैंड कर रहा है। फिर हमने वर्टिकल से समझा कि वर्टिकल में चीज़ें चेंज हो जाती है, कौन, साइन कॉस में, टैन कॉट में और सेक कॉसेक में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आज की क्लास में हमने समझ ली, ठीक है। और बस थैंक यू आप सब लोगों का आने के लिए। अगर आपको लग रहा हो कि ये लेक्चर्स, ये क्लासेस थोड़ी सी आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो आप थोड़ी सी हमारी हेल्प कर सकते हैं अपने दोस्तों को, मतलब ये सब शेयर करके, अगर आपको बेनिफिशियल लगाओ ओनली देन, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और होपफुली हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ अगली क्लास में पढ़ेंगे, लंबी क्लास होगी अगली, और पर मास्टर करके छोड़ेंगे सारी आइडेंटिटीज़ को, साथ के साथ याद करेंगे और क्वेश्चन भी कर देंगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।